हमारा जो पेपर है स्किल्स का उसे हम कहते हैं पीएम और इसका पुराना नाम है F5। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, राइट? जी। राइट, सो पीएम मींस परफॉर्मेंस मेजरमेंट। इस नाम से आपको क्या समझ आ रहा है, हम इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं या किस चीज से रिलेटेड है ये सब्जेक्ट? हम परफॉर्मेंसेस इवेल्युएट करते हैं ना, हम कंपनीज की ये केपीआईज और नॉन केपीआईज की बेसिस पर। एग्जैक्टली, परफॉर्मेंस हम मेजर करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। नॉट एग्जैक्टली कंपनी की, बट यस कंपनी के एम्प्लॉयज की। क्योंकि जब हम ये चेक करते हैं कि एम्प्लॉयज कैसा काम कर रहे हैं, क्या वो एफिशिएंटली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या जैसा कंपनी ने सोचा था, बजट बनाया था, क्या बजट के मुताबिक चीजें चल रही हैं नहीं चल रही हैं, एक्चुअल में क्या रिजल्ट आ रहा है जो वो सोच रहे थे, जो वो इमेजिन कर रहे थे, जिसको सामने रखते हुए वो अपनी मेहनतें कर रहे थे, अपना इनपुट और प्रोसेस पे काम कर रहे थे, तो क्या वो आउटपुट निकला या नहीं निकला। ये सारा काम कौन करेगा? परफॉर्मेंस मेजरमेंट। परफॉर्मेंस मेजरमेंट का टॉपिक हमें बेसिकली, ये सब्जेक्ट हमें इनसाइड नो हाउ देगा। क्या? इनसाइड नो हाउ। अभी इनसाइड नो हाउ क्या है? यानी कंपनी के, किसी भी इदारे के अंदरूनी मामलात, इसको हम कहते हैं इनसाइड नो हाउ। जब हम बाहर से किसी इदारे को देखते हैं तो हम बाहर से बहुत ज्यादा डिटेल में या डेप्थ में नहीं देख सकते। हम बाहर से ज्यादा उनके एफएस देख लेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, कंपनी के एसेट्स कितने हम्म। हैं, कंपनी किस तरह जा रही है, शेयर प्राइसेस कहाँ जा रही हैं, शेयर प्राइसेस ऊपर जा रही हैं नीचे जा रही हैं, अच्छा कंपनी के ब्रांड इमेज क्या है मार्केट में। ज्यादा ये सारी चीजें, ये सारी मालूमात हम बाहर से या कोई भी बाहर वाला ले सकता है। बट जी। अंदरूनी मामलात जो हैं, यानी कि जो कंपनी के रोजमर्रा के रूटीन मैटर्स, हाउ द कंपनी इज बीइंग रन एक्चुअली, हाउ द operations आर बीइंग कैरिड आउट, हाउ द प्रोडक्ट्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, हाउ आर दे क्वालिटी अश्योर्ड, हाउ आर दे टेकिंग द डिसीशंस कि वेदर हमें ये प्रोडक्ट बनाना भी है या नहीं बनाना, बनाना है तो कितनी क्वांटिटी में बनाना है, कितनी क्वांटिटी में हम बनाएंगे तो हमारे लिए ये वायबल रहेगी चीज। तो ये सारी चीजें, ये सारी बातें हम इस सब्जेक्ट में इन डेप्थ हम देख रहे होंगे परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लेंसेज से, कि भाई हमने एक काम जी। किया और हम उसको वक्तन फवक्तन इवेल्युएट कर रहे होंगे और देख रहे होंगे, और उसकी बहुत सारी स्ट्रेटजीज या टेक्निकल टूल्स हैं जिससे हम परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। तो वो सारी टेक्निकल टूल्स, वो सारे एनालिसिस, इवेल्युएशन, वो सारे लेंसेज हम इस सब्जेक्ट में सीखेंगे। अच्छा, F5 PM is a brought forward या advanced version of F2, या जिसको हम MA कहते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कुछ जी। टॉपिक्स होंगे जो आपको सिमिलर लग रहे होंगे, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ भी है तो आपको एक आइडिया होगा। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस मेजरमेंट का ये जो सब्जेक्ट है, बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये उतना पसंद नहीं आता और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये अच्छा लगता भी है। जिनको मैनेजमेंट अकाउंटिंग से प्यार है वो इसको बेहतर तरह से स्टडी भी करते हैं और परफॉर्म भी करते हैं, और जिनको उनसे प्यार नहीं है तो उनको ये एक मुसीबत ही लगती है। खैर, इसको मुसीबत लेंगे तो मुसीबत लगेगी, इसको हम, इससे हम प्यार करेंगे, क्योंकि अभी हमें इन 3 महीनों में प्यार करना है और जून में अटेम्प्ट देनी है, ठीक है। इससे मोहब्बत करें, इससे नफरत नहीं करें, और इससे मोहब्बत का जो तरीका है वो मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे इससे मोहब्बत करनी है, ठीक है। ये बड़ा मजे का टॉपिक है। सही। अच्छा आलिया, आपको जी आपने F2 कहाँ से पढ़ा था? मैम, मैंने फिजिकल क्लासेस ली थी उसकी। फिजिकल नहीं? F2 एक्चुअली मैंने बस सिर्फ क्रैश पर ही पढ़ा था, 1 मंथ के। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इसलिए मैं, मुझे कुछ बातें करना जरूरी है ताकि आपकी, आगे हम इसको प्रोसीड कर सके। सो whenever a student comes to me, I first ask him, beta, what's the difference between management accounting and financial accounting? Because we are so-called ACCAs, Association of Chartered Certified Accountants. So we must know that what's the difference between management accounting and financial accounting. What do you think? मैम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो सारी फाइनेंस से लिंक्ड होती है ना। हाँ,
लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एसओसीआई वगैरह, हम्म, एसओएफपीस वगैरह, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सारी चीजें होती हैं। और मैनेजमेंट में तो कॉस्टिंग बेस्ड है सारा। कॉस्टिंग बेस्ड। ठीक है जी। whenever I I get a student and मुझे उसकी बेस बनानी होती है, तो मैं उसको बोलती हूँ कि बेटा इसको समझना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी फाउंडेशन क्लियर हो। जब फाउंडेशन क्लियर होगी तो ऊपर बिल्डिंग भी सही खड़ी होगी। इसको देखने का नजरिया बदलो। कोई भी इदारा, ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी, अगर हम इसको समझना चाहें, बिकॉज हम अकाउंटेंट्स बनने जा रहे हैं, और हम अकाउंटेंट्स बनने जा रहे हैं, किसको हम अपनी सर्विसेज दे रहे होंगे? कंपनीज को, कॉर्पोरेट सेक्टर को, ऑर्गेनाइजेशंस को, ऑडिट फर्म्स को, सो ऑन एंड सो फोर्थ, या फिर किसी बैंक को, कोई इदारा होगा, राइट? लेकिन अब इदारे जी। के अंदर जाने से पहले उस इदारे को समझना भी तो जरूरी है कि आखिर एक इदारा वर्क कैसे करता है। ऑलराइट, लेट मी टेल यू। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम कि जब मुझे ऐसा लगता था, ओ माय गॉड, ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड सुनते ही, ओ माय गॉड ये कोई बहुत बड़ी सी चीज है। या फिर ओ माय गॉड कंपनी, मतलब पता नहीं कौन लोग कंपनी बनाते होंगे, मतलब इट्स आउट ऑफ माय रीच और आउट ऑफ माय इमेजिनेशन। कॉर्पोरेट सेक्टर, ओ माय गॉड सच अ बिग वर्ड, पता नहीं कैसे लोग होते हैं वहां पे, सीईओज क्या करते हैं, एंड दिस एंड दैट, मतलब एक इमेजिनेशन में ये सारी चीजें आती थी। बट नाउ आई नो दैट इट इज नथिंग बट a very, very, very basic example of a home on a large scale. आपको मालूम है कि आपका जो घर है वो एक इदारे का एक यूनिट है। यानी कि अगर आपको किसी इदारे को समझना हो ना कि उसकी वर्किंग कैसे होती है, आप पहले अपने घर को समझो। घर किसी इदारे से कम नहीं है। कैसे? कैसे? एनी आइडिया? पता नहीं। घर। लाइक रूल्स और रेगुलेशंस के सेंस में हर घर के अलग होते हैं। ओके, कोई और चीज? हम्म, ऑलराइट, इदारे को डिफाइन करो। F1 में तो सीखा होगा ना, इदारे की डेफिनेशन क्या है? व्हाट्स एन ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर डेफिनेशन। जो भी मैम आपको जहाँ definition है आप बताओ, नो प्रॉब्लम, जरूरी नहीं कि वर्ड मैम टू वर्ड वही हो। ये मतलब ऑर्गेनाइजेशन में मतलब एक एक सिंगल ऑब्जेक्टिव होता है जो अचीव करना होता है। वो सारे मैनेजमेंट ने मिलकर और उसकी अकॉर्डिंगली प्लानिंग्स वगैरह होती हैं, एग्जैक्टली, वेरी गुड। सबसे पहले तो जो एक स्ट्रेटेजिक मकसद लेवल होता है। वगैरह। एक मकसद होता है, उस मकसद के लिए ये इदारे को सेटअप किया गया है, और उस जी। मकसद को अचीव करने के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। हमें इसको हम्म। डिफाइन किया गया था F1 में, दैट इट इज अ बाउंड्री, और इट्स अ प्लेस वेर सम पीपल आर कमिंग टुगेदर टू वर्क टूवर्ड्स वन ऑब्जेक्टिव और टूवर्ड्स अचीविंग दैट गोल, राइट? जी। Same thing, the house is also doing the same thing. Your house has a goal, and the goal is, आप बताओ। सारे फैमिली मेंबर्स को साथ लेके चलना। द गोल इज कि सब फैमिली मेंबर्स को साथ लेके चलें, उनकी ग्रोथ हो, उनकी सुकून का मामला यहाँ पे फरहाम हो। कि जाहिर है घर जब भी आता है जहन में, घर मीन सुकून, जहाँ इंसान रिलैक्स कर, हम्म। जहाँ इंसान सेफ फील करता है, जहाँ पे इंसान री एनर्जाइज होके बाहर काम करने जाता है। ठीक है। जी। तो यही एक ऑब्जेक्टिव है, और इस ऑब्जेक्टिव को लेकर तमाम घर वाले चल रहे होते हैं। बेसिकली घर को लीड कौन कर रहा होता है? फादर। फादर। और घर को मैनेज कौन कर रहा होता है? मैनेज तो मदर कर रही होती है। मदर। अब इदारा भी अगर आपको चलाना है तो उसके लिए आपको ये दो चाहिए, फादर एंड द मदर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के तमाम वही रोल्स हैं जो फादर के घर में रोल्स हैं। अब बताओ, आपका फादर का रोल क्या है घर में, या बेसिक पर्पस क्या है? बेसिक पर्पस क्या बोलूं? किसी भी फादर का क्या होता है मेन गोल? कमा के लाना, जी। राइट? सो सोर्स ऑफ इनकम। हम्म। और क्या होता है?
सोर्स इनकम मैम, जितनी मतलब अगर हम ग्रोसरीज के टाइप में लें या दूसरे एक्सपेंसेस बेयर करना। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, कुछ गवर्नमेंट के मामलात होते हैं जैसे कि टैक्स वगैरह देना या फिर कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, कोई लीगल कागजात प्रॉपर्टी के, वो कौन देख टेक केयर करता है, मदर या फादर? यूजुअली फादर। 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 ठीक है, तो फादर आपके इनकम टैक्स के लिए कंसर्न होंगे, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए कंसर्न होंगे, प्रॉपर्टी रिलेटेड लीगल मैटर्स के लिए कंसर्न होंगे। ठीक है, फिर फादर को ये भी कंसर्न होगा कि भाई मेरे बच्चे जो हैं अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और उनके जो जायदाद में हिस्सा है वो भी उनको मिले। ठीक है, तो फादर की ये सारी नौयत है। प्लस फादर प्रोटेक्शन और सेफ्टी, फैमिली की प्रोटेक्शन और सेफ्टी के लिए बहुत कंसर्न होंगे। अगर मुल्क के हालात सही। नहीं है तो वो सोच रहे होंगे कि क्या बाहर शिफ्ट हो जाना चाहिए या क्या करना चाहिए या वट एवर, वुड बी मोस्टली कंसर्न अबाउट ऑल ऑफ दिस। फादर ये भी कंसर्न कर रहे होंगे कि भाई इन्वेस्टमेंट, अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है तो कहाँ की जाए, कोई दुकान खोल के दे दूं बेटे को या गोल्ड में इन्वेस्ट कर दूं, बेटी की शादी है, क्या करना चाहिए। ठीक है, तो फादर जी। बी मोस्टली कंसर्न अबाउट दिस, वेर एज मदर व्हाट इज शी डूइंग, व्हाट्स हर मेजर कंसर्न? कहाँ पे मतलब जरूरत है एक्सपेंसेस, मतलब इन सेंस अगर हम ये देखें कि कहाँ पर एक्सपेंसेस की जरूरत है, या मेकअप बाय की कि हम बाहर से ले लें या घर पे बना लें। वेरी गुड। मेक और बाय, क्या घर में कुकिंग कर लें या बाहर से आज पिज्जा ऑर्डर कर लें? वेरी गुड, मेक और बाय। नेक्स्ट, कॉस्ट, या फिर कॉस्ट कैसे सेव कर सकते हैं। एग्जैक्टली, सेविंग्स और कैसे कर सकते हैं, कोई वेस्टेज ना हो, पकाते हुए कोई वेस्टेज ना हो, कोई फ्रूट्स आ रहे हैं वो वेस्टेज ना हो। और और या फिर मैम जेन्युइन कोई परचेजेस अगर जरूरत है तो हम बस वही चीजें परचेज करें, कोई इरेलेवेंट परचेजेस ना करें। अब मदर को ये इस बात का ख्याल रखना है कि इस घर में रहने वाले कितने अफराद हैं। ठीक है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, हर मेंबर की जो भी नीड्स हैं वो फुलफिल होनी चाहिए, तभी तो घर एक सुकून का बायस है। तो मेंबर्स की नीड्स जी। पूरी करना ये मदर टेक केयर करती हैं। शी इज मोस्टली कंसर्न कि भाई अभी फलाने बच्चे का कॉलेज का एडमिशन आ रहा है तो हमें वहां पैसे लगाने, या अभी बहन की कोई शादी होने वाली है तो वहां पैसे जाएंगे, तो हमें इधर उधर फजूल खर्ची नहीं करनी। या अभी फलाना बच्चा मेरा बीमार है तो मुझे पहले उसको देखना है, उसके इलाज के पैसे निकालने हैं। तो शी इज बेसिकली मैनेजिंग ऑल द इनकम दैट द फादर इज ब्रिंगिंग होम। Father is bringing जी। income home, giving to the mother, and the mother is basically managing that income and running the house on the day-to-day basis. She is carrying जी। out day-to-day activities. She is ensuring that everything is prim and proper. Maintenance घर की हो रही है, खाना सबको वक्त पे मिल रहा है, सफाई सुथराई है मौजूद, कोई चीज वेस्टेज तो नहीं हो रही, हर मेंबर की नीड पूरी हो रही है, सबको सब चीजें टाइम पर मिल रही हैं, ये सारी चीजें मदर इंश्योर कर रही है। सेम रोल the management accounting is doing in the organization, सेम रोल। अब ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या है? जब तक आपको ये नहीं पता कि आपके कितने एम्प्लॉयज हैं और वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तब तक आप उससे रिलेटेड कोई डिसीजन कैसे ले सकते हो? जब आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा मेरे इदारे में फॉर एग्जाम्पल तीन तीन डिपार्टमेंट्स हैं, 1, 2 और 3, 3 के एम्प्लॉयज बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, 2 के भी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, 1 के एम्प्लॉयज ना थोड़े परेशान रहते हैं, यहाँ पे वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा? अब इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्या मसला है? अच्छा, मसला ये है कि एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड नहीं है, या वो बीमार रहते हैं, या घर से उनको मुश्किलात का सामना है जिसकी वजह से उनका वर्क परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रहा है। तो जब इन्वेस्टिगेट कर लिया, पता चल गई कि प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज क्या है, तब तो आप उसका सोल्यूशन भी निकाल सकते हो। यस और नो? लेकिन जब जी। तक आप प्रॉब्लम पता नहीं करोगे तब तक सोल्यूशन कैसे पता चलेगा? यस और नो? यस मैम। तो ये सारा प्रोसेस जरूरी है, ये सारा प्रोसेस जरूरी है, और तभी आपको सोल्यूशन का पता चलेगा, एंड देन ओनली यू कैन इजीली डिसाइड और टेक द डिसीजन कि भैया करना क्या है। क्या हमें इस डिपार्टमेंट पर तवज्जो देनी चाहिए, इनको एडिशनल बेनिफिट्स देने चाहिए, या इन एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग होनी चाहिए, या इन एम्प्लॉयज को हमें किक आउट कर देना चाहिए, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, वट एवर, वी आर गोइंग टू डिसाइड अकॉर्डिंगली। So जी। that's how we say that organization is very similar to a how house is run.
एक घर जिस तरह चलता है, वो बहुत, घर एक बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल है, बहुत छोटे लेवल पे एग्जाम्पल है। इसी को आप लार्ज जी स्केल पे ले जाओ तो इदारे की मिसाल आ जाती है। तो मदर के जितने भी काम हैं, मदर के जितने भी काम है, अब जाहिर है घर में एक मदर है, वो ये सारे काम कर रही हैं, वो डेली बेसिस पे ग्रोसरी भी मंगवा रही हैं, परचेज सेल भी हो रहा है, सैलरीज भी जा रही हैं, कभी मासी को, कभी हो सकता है कोई ट्यूशन टीचर को, हो सकता है कि कोई काम करने वाले है, कोई हेल्पर है, कोई शेफ है, कोई किसी को भी वो अगर पेमेंट कर रही हैं, दूध वाले को, इस्त्री वाले को। तो ये सारी पेमेंट्स, ये सारी ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही। क्या ख्याल है आपका? जी फर्क बस इतना है कि कुछ माए ट्रांजैक्शंस इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेती हैं अपनी नोटबुक में, डायरी में, ताकि वो भूल ना जाएं। और वो किस तरह हम्म रिकॉर्ड करती हैं, अगर करती भी हैं तो इनफॉर्म मैम कॉस्ट। जी इनफॉर्मली, जैसा उनका मन। उनको कोई हम्म गाइडलाइन नहीं दी जा रही कि भैया तुम जो हो इस तरह अकाउंट्स मेंटेन करो। ना ही फादर घर आके मदर से पूरा हिसाब किताब लेते हैं ज्यादातर, बिकॉज देर इज अ ट्रस्ट जी बिटवीन दीज टू। फादर को यकीन है कि मैं जो भी पैसे ला रहा हूँ वो मदर वाइजली ही खर्च कर रही है। तो फादर उतना इंटरफेयर नहीं कर रहे मदर के कामों में, मदर इंटरफेयर नहीं कर रही फादर के कामों में। ठीक है, मदर अपना रोल प्ले कर रही है, फादर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। मदर रिकॉर्डिंग करें ना करें उनकी मर्जी, अगर सही उनको करना है तो वो कर सकती हैं, मगर वो भी उनकी मर्जी की किस तरह करें। फॉर्मली करें, जी इनफॉर्मली करें, रजिस्टर में करें, मोबाइल में करें, दिमाग में ही करें, जहां भी करें। लेकिन फादर, हम्म आपको क्या लगता है, क्या फादर अपने इन तमाम कामों की रिकॉर्डिंग रख रहे होंगे? मे बी। वाई मे बी। इनकम टैक्स अगर उन्होंने पे किया है गवर्नमेंट को, तो उसका कोई तो एविडेंस रखेंगे ना। वो तो रिकॉर्ड, हाँ वो तो होंगे ना, वो तो होंगे। वो तो होंगे। प्रॉपर्टी अगर वो बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उसके लीगल कागजात तो हम्म होंगे ना। तो फादर के पास कोई हम्म चूक नहीं है, कोई चारा नहीं है कि वो अपनी मनमर्जी करें और रिकॉर्ड हम्म, करें या ना करें। फादर को पर लाजिम है, कंपल्सरी है, दैट ही हैज टू कीप अ रिकॉर्ड, एंड अ प्रॉपर फॉर्मल रिकॉर्ड, लीगल रिकॉर्ड। कि कल सही कला को कोई मसला होता है तो उनके पास एविडेंस हो, क्योंकि ये सारे गवर्नमेंट रिलेटेड लीगल मैटर्स, एंड इसमें कोई भी पंचायत अगर हो जाए तो फिर यू नीड टू हैव दीज एविडेंसेस। तो अब इसी को अब आप सही सोचें कि जब फादर पे कंपल्शन है सारी रिकॉर्डिंग्स को मेंटेन करना, इसी तरह फाइनेंशियल रिकॉर्ड अकाउंटिंग के लिए ये कंपल्शन है हर कंपनी पे कि वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी मामलात हैं उन सब की प्रॉपर लीगल रिकॉर्डिंग रखें। इट्स मस्ट। जी वेर एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, उसकी रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड कीपिंग रखना या ना रखना, ये एंटायरली इदारे के ऊपर है। उसका मन तो करे, उसका मन नहीं है तो नहीं करे। कोई फॉर्मल गाइडलाइन भी नहीं है इसके लिए जो हमें IFRS, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क ऑफ रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो हमें बताता हो। तो यहाँ पे सही चीज है, यहाँ पे सख्ती है। यहाँ पे चूंकि बाहर के स्टेक होल्डर्स भी मौजूद है जो आपसे हिसाब किताब मांग सकते हैं, और यहाँ पे कोई ऐसा स्टेक होल्डर नहीं है जो आपसे हिसाब किताब मांगे। ठीक है, इसलिए आपका मन, जी आप जैसे चाहे इसको मेंटेन करो। दिस इज फॉर योर रिकॉर्ड, दिस इज फॉर योर ईज। अगर एक अम्मी हम्म जान घर में बैठ के नोट्स बना रही हैं या लिख रही हैं कि मैंने फलानी जनवरी के महीने की तनख्वाह दे दी या नहीं दी, तो वो अपनी आसानी के लिए कर रही है ना, कि कल को वो मासी आके ना हम्म, बोले कि भाई मैडम जी आपने तो हमें तनख्वाह नहीं दी जनवरी की। अब मैडम जी बोले अब मुझे सही याद नहीं, मुझे तो लग रहा है मैंने दे दी है, मगर मैंने तो कहीं लिखा नहीं, तो मुझे तो याद नहीं, अब तुम कह रही हो मैंने नहीं दी। ऐसे कैसे हो सकता है? हम्म तो ताकि कोई पागल नहीं बनाए, सही इसलिए अम्मी जान क्या करती हैं, रिकॉर्डिंग कर। ठीक है जी। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर है, पूरी कहानी क्लियर है कि इदारे में चल क्या है। इदारे में कुछ ऐसे मामलात हैं जो अंदरूनी मामलात है, रूटीन बेसिस वर्कलोड है, रूटीन बेसिस मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, रनिंग ऑफ द ऑपरेशंस, तो वो सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के खाते में आ रहे हैं। वेराज जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिलेटेड मामलात है, लोन लेना है कि नहीं लेना, सोर्सेज ऑफ इनकम कैसे बढ़ाने हैं, इनकम टैक्स दिया कि नहीं दिया, लीगल मैटर्स, कोई नया एसेट खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है नहीं खरीदनी, कोई मशीनरी खरीदनी है नहीं खरीदनी, एसीज वगैरह फिट कराने नहीं कराने, कोई नई ब्रांच खोलनी है नहीं खोलनी, कोई फ्रेंचाइज देनी है नहीं देनी, ये सारे मामला फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाते हैं।
तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड है और उसी का एडवांस वर्जन पीएम। मैम जी। मैम बस 1 मिनट चाहिए था, अम्मी की कॉल आ रही थी। ओके। सॉरी जी मैम। हम्म। राइट। तो अब हमने यहाँ पे बेसिकली अंडरस्टैंड कर लिया है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस चिड़िया का नाम है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही एडवांस वर्जन पीएम है। नाउ वी ओनली नीड टू फोकस ऑन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड वी देर इज नो नीड टू वरी अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। यानी हमें सिर्फ अंदरूनी मामलात को देखना है। Now let's see how many chapters जी we have in this subject. We have basically 18 chapters. Okay. The fourth chapter has 5 parts. जी The fourth chapter has 5 parts, 4A, B, C, D, E. Other than that, we have the sections. The first section is management information, information systems and data analytics. Most probably, I'm going to skip this section for your self-study because this is brought forward knowledge basically from F2. जी Moreover, you have yes studied, so ma'am. I'm not going to waste your time on, covering these two. So these you can do it yourself. In case you do not understand any of the topics, you can ask me anytime. Okay. Okay. Next, Yes. section B, specialist cost and management accounting techniques. Yes, very major, uh, this was a very major topic of F2, cost and management accounting techniques. You must have heard of this topic as well. Now, in this particular subject, PM, we are going to be introduced to some different techniques of cost and management accounting. Some different techniques that, like, in F2, which techniques we did, if you remember. And marginal or absorption costing. Exactly. Marginal absorption costing and apportionment, Overheads. Yeah, overheads. overheads. And what else we did in F2? There was one more. Um, Okay, so all of that, uh, all of those topics we have done already, right? So now there are some new yeah. topics which are being introduced to us. Number one, the newest topic, activity-based costing, which is kind of similar to absorption costing, yet it is different. Then we have Yes. target costing, which we have done in F2, a bit of it, target costing, if you remember. Easy. Life cycle costing, that's also easy. Then we have throughput accounting. Now, these, I would say that activity-based costing and throughput accounting would need more attention in this particular section, whereas the other chapters are relevantly easy. Target costing, life cycle costing, environmental accounting, relevantly easy. But activity-based costing, ABC costing, and throughput accounting, we need to focus on this. जी Next section would be of decision-making techniques. Decision-making techniques where we have cost volume profit analysis, CVP, we have heard of this name also earlier. Limiting factor जी analysis, pricing decisions, short-term decisions, risk and uncertainty. That means when we need to make decision regarding which product to make or which project should we invest in, we can use these particular techniques to take any decision. Next, budgeting and control. Of course, budgeting and control, we had this section in F2 as well. Over here, we would be looking at more advanced things, budgetary systems, quantitative analysis, budgeting and standard costing. Variance analysis is completely brought forward knowledge with a little bit of new variances, and planning and operational variances, performance analysis, and behavioral aspects. And the final one is performance measurement and control. Performance measurement and control, we have done this topic as well in F2. So mostly you can see that it is a brought forward knowledge from F2, from MA, yet a bit advanced level, right? So now let's explore syllabus. Let's explore the exam structure.
Right. So okay, can you just give me 1 minute? I'm just. Yes. Yeah. So now let's check out the skills that is required to pass F5. The first one, you are expected to have a core of management accounting knowledge from your MA studies, of course. That's not a problem, big deal, because when we will be doing F5, we will be kind of revising our F2 concepts as well. So that's not a big issue over here. To deal with the objective test questions, you will need to demonstrate understanding of the subject across the entire syllabus, of course. You cannot skip any part. For the longer Yeah. questions, you will be required to carry out calculations with clear workings and a logical structure. Right. Now, mostly what happens, most of the time, the students know they have the knowledge, but when they are trying to write down the answers do not show a very organized structure. Moreover, they miss out on the workings. This becomes the reasons for not clearing the paper. So we will be focusing on drafting our answers as well. So we ensure that we are covering all the points the examiner has asked in the requirement, along with the strategy or with the tips or tricks to make sure that our answer is structured and it is complete and with some kind of professionalism. See, what the examiner is expecting from you. You are not pursuing a qualification which is local. You're pursuing a qualification which is global. International standard needs to be maintained. If that examiner feels that he wants to clear your paper, he has to ensure that you have some kind of professional mindset. And how can you demonstrate जी. a professional mindset? Number one, through your organized work. Number two, complete sentences. And number three, very important, that you need to use, it is a must, that you need to use professional language. These are the three key elements. Your answer should be organized, it should be complete in sentences, and professional language. Because you know what's the problem, Alia? The problem is that we as students of Pakistan and India and the, entire subcontinent of India, like the Sri Lanka and the Bangladesh, our mother tongue is not English. We have to Yes, sir. accept this fact that our mother tongue is not English. Therefore, what happens? We think the full answer, but when we start writing it in English, we somewhere or the other get lost. Like हम कुछ लिखना चाह रहे होते हैं, समझाना चाह रहे होते हैं, मगर वो मुकम्मल तौर पे नहीं समझा पाते और वो अधूरा जुमला रह जी. जाता है, वो पूरा नहीं होता। और हम ये अज्यूम करते हैं कि एग्जामिनर को बात समझ आ जाएगी। एग्जामिनर को बिल्कुल समझ सही. आ जाएगी कि आपको इंग्लिश नहीं आती या आपके जो जुमले हैं वो कंप्लीट नहीं है, जिससे उसको यही तासुर होगा कि शायद आपका आंसर आप क्लियर नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं होता, आंसर्स यूजुअली बच्चों को पता होते हैं, नॉलेज होती है उनके पास, क्योंकि जाहिर है वी नो एज टीचर्स वी नो दैट स्टूडेंट्स आर पुटिंग इन देयर 100% because the papers are not cheap, they are expensive, and therefore they are trying to give full attention and full time to their studies.
सो कंप्लीट जी सेंटेंसेस लिखना बहुत जरूरी है, भले छोटे सेंटेंस लिखें मगर मुकम्मल लिखें। एंड फोर्थ बट सही। लास्टली, रिक्वायरमेंट। भाई एग्जामिनर पूछ क्या रहा है उसका वही जवाब दें। जो वो नहीं पूछ रहा उसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। रेलेवेंट आंसर लिखें। आपको बहुत कुछ सही। मालूम होगा बट एग्जामिनर ने पूछा ही नहीं है वो। तो रिक्वायरमेंट का हम्म, समझना और रेलेवेंसी शो करना ये भी बहुत अहम है। तो ये 4 बेसिक एंड मेजर पॉइंट्स हैं जिसको हम सामने रखते हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस, आंसर प्रैक्टिस कर रहे होंगे इंशाल्लाह। एंड आप भी जब आंसर लिखोगे, मैं कोई होमवर्क के लिए दूंगी क्वेश्चन, तो आपने इन चारों चीजों को इंश्योर करना है। ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज कैसे करें, किसी भी आंसर को ऑर्गेनाइज कैसे करें। बचपन में स्कूल डेज में शायद आपने सीखा हो, एक ऐसे लिखते हैं। जी। ऐसे कैसे लिखते हैं, उसमें कौन सी 3 चीजें होती हैं। सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे लिखने का तरीकाकार सिखाया जाता था ना कि फॉर्मेट क्या होगा सबसे पहले। ऐसा ही है। जी जी जी। इंट्रोडक्शन, बॉडी, बॉडी। कंक्लूजन। सही। तो आंसर्स को भी आपने इसी फॉर्मेट पे लेकर आना है। इंट्रो तो दें कि एग्जामिनर ने ये पूछा है और ये आपको कहाँ से इसका आंसर मिल रहा है। खैर वो हम जब क्वेश्चंस पे आएंगे तो हम इस हिसाब से मैं आपको और भी गाइड करूंगी। तो बेसिकली इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ऑर्गेनाइज लिखें आंसर को, मुकम्मल करें अपने जुमलों को, अपनी प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करें। प्रोफेशनल लैंग्वेज देखिए ऐसे नहीं आ सकती। मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तो मैं मेक श्योर करूंगी कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, दैट जी माई मेजर कंसर्न। बट प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेक्स्ट चैप्टर रीडिंग करनी पड़ेगी। चैप्टर रीडिंग में जो अहम डेफिनेशंस हैं, जो अहम पॉइंट्स हैं, उनकी एक वर्डिंग है जो ये एग्जामिनर ही, देखो ये जो बुक पब्लिशर है ये अंग्रेज है। इन्होंने जिन जुमलों में वो बात समझाई है आपको वो वर्ड्स याद करने पड़ेंगे, आपको उन वर्ड्स से फेमिलियर होना पड़ेगा और उन वर्ड्स का इस्तेमाल अपने आंसर्स में करना पड़ेगा। सही। ठीक है, जब तक आप उन वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने आंसर्स में तब तक एग्जामिनर पर इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा दैट ओके यू आर बीइंग प्रोफेशनल। जी वो आएगा कैसे, वो चैप्टर रीडिंग से आएगा, वो बार बार जो रिवीजन किट के क्वेश्चंस के आंसर्स जो गिवन है बैक साइड वो बार बार पढ़ के आएगा, और प्लस इन्हीं आंसर्स को टाइप कर करके आएगा, क्योंकि टाइपिंग में वो फिर आपकी मतलब वो वर्ड्स का फिर आप यूज करेंगे बार बार। लाइक हम जी। बेसिक, अगर मैं किसी एग्जांपल दूं, like over here there's a word appropriate. Usually we do not use this word in our day-to-day language, appropriate. But when you're writing an answer, you need to use this word appropriate. Like for example, you're saying that this company is following the GAP, but this GAP is not appropriate for the work or for the business style of this company. सही। अगर हम क्या करेंगे, हम आम जबान में लिखेंगे दिस इज नॉट फिट, हम ये लिख रहे होंगे क्योंकि हम एक आम स्टूडेंट हैं, हम एक आम हिंदुस्तानी पाकिस्तानी स्टूडेंट, हम लिखेंगे दिस इज नॉट फिट और दिस इज नॉट राइट फॉर दिस कंपनी। ये नहीं, दिस इज नॉट राइट ठीक है, मतलब वही है। बट जब आप अप्रोप्रिएट का वर्ड यूज कर देंगे तो उसमें प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा, उसमें लगेगा कि हाँ बच्चे ने मतलब बड़ा प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज की है और बहुत अच्छे से समझाया है, तो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो ये बस वर्ड्स का खेल है और कुछ भी नहीं, कॉन्सेप्ट तो इंशाल्लाह आपका क्लियर करेंगे क्लास में। ओके जी, नाउ आगे बढ़ते हैं। हाउ टू इम्प्रूव योर चांसेस ऑफ पासिंग। सबसे पहले एंटायर सिलेबस को गो थ्रू करना है, देयर आर नो शॉर्टकट्स। नेक्स्ट, प्रैक्टिस एक्सटेंसिवली एग्जामिनेशन स्टाइल क्वेश्चंस। हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं देखती हूँ आजकल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, वो प्रैक्टिस कैसे करते हैं दिमाग में। मतलब उन्होंने क्या किया, पढ़ा क्वेश्चन और उसका आंसर सोचा दिमाग में और फिर आंसर चेक कर लिया बैक साइड मतलब आंसर किट से, दैट्स ऑल। एंड उन्होंने समझा कि मुझे आ गया, प्रैक्टिस हो गई मेरी। अरे अल्लाह के बंदो,
एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं रजिस्टर, एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं पेन। उसका इस्तेमाल करो, कैलकुलेटर होता है उसका इस्तेमाल करो, हर चीज दिमाग में खुद ही इमेजिन करके हाँ हो गई प्रैक्टिस, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू टेक आउट योर रजिस्टर, यू हैव टू टेक आउट योर पेन, यू हैव टू सिट डाउन, यू हैव टू। अब कॉन्सेप्ट फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर मैंने पढ़ा दिया क्लास में, अब उस चैप्टर में 5 एग्जाम्पल सम्स थे जो हमने क्लास में किए। उन 5 एग्जाम्पल सम्स को आपने रजिस्टर खोलना है और लिख कर उसको करना है प्रैक्टिस। तब वो आपके दिमाग में रजिस्टर होगा कि अच्छा ये एग्जाम्पल सम में मुझे फलानी टेक्निक आ गई कि कैसे करना है, या इसका ये फॉर्मूला था और ये टेक्निक थी और ये स्टाइल था। देन जी उसके बाद उसके बाद फिर आप रिवीजन किट के क्वेश्चंस लिख कर रहे होंगे, अपनी वर्किंग्स शो करके कर रहे होंगे, और फिर आप आंसर से वेरीफाई करेंगे कि भाई आंसर सही है नहीं है। अगर सही नहीं है तो आप सीख लें कि भाई क्या कहाँ गड़बड़ हुई, फॉर्मूला गलत लिया, या फिर मेरी टेक्निक गलत थी, या फिर एक सिली मिस्टेक थी, कैलकुलेशन एरर था, या फिर मेरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था, मुझे आता ही नहीं कि ऐसा हम कैसे करते हैं। तो जो भी है फिर आप उस पर वर्क करेंगे। तो प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस, प्रैक्टिस एक्सटेंसिवली ऑन एग्जामिनेशन स्टाइल क्वेश्चंस। एंड इन्होंने बताया कि बीपीपी की प्रैक्टिस एंड रिवीजन किट में तमाम क्वेश्चंस हैं जो तमाम सिलेबस एरिया को कवर करते हैं। देन कीप एन आई फॉर आर्टिकल्स, हम आर्टिकल्स क्लास में पढ़ रहे होंगे, जो जो टॉपिक हम करते जाएंगे होंगे, कुछ आर्टिकल्स मैं क्लास में पढ़वाऊंगी, कुछ आपको होमवर्क के लिए दूंगी कि आपने घर में पढ़ना है। एंड देन रीड जर्नल्स सही। एक्सेट्रा, रीड जर्नल्स मतलब कि थोड़ा आप अपनी न्यूज़ वगैरह में कुछ कंपनीज वगैरह की न्यूज़ भी देखा करें, ताकि एक आइडिया हो, दिमाग खुले कि अच्छा फला कंपनी में क्या हो रहा है, फला कंपनी में क्या हो रहा है, जस्ट टू हैव सम जनरल नॉलेज। नेक्स्ट, ब्रॉड फॉरवर्ड नॉलेज हो गया। ओके, ना एग्जाम स्ट्रक्चर क्या होगा, एग्जाम स्टाइल क्या होगा, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी से इसको देखते हैं। 3 आवर्स का पेपर है, सीड क्वेश्चंस अब नहीं होते। 3 आवर्स के पेपर में आपने पूरा पेपर कंप्लीट करना है, इंश्योर करना है कि पेपर कंप्लीट हो। एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होगा, सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस, सेक्शन बी ऑब्जेक्टिव टेस्ट केस क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस यहाँ से होंगे 10-10 मार्क के, मतलब आप समझेंगे 30 और 30 60% आपके पास एमसीक्यूज की है। जी 60%, विच इज अ वेरी वेरी गुड परसेंटेज। बट इसको आप कैसे स्कोर कर सकते हो, इसका सिर्फ एक ही तरीका है, चैप्टर रीडिंग एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। चैप्टर रीडिंग यूजुअली स्टूडेंट्स बहुत लाइटली लेते हैं, मगर बहुत सारी थियोरेटिकल चीजें चैप्टर रीडिंग में से ही कवर हो सकती हैं, उसके अलावा नहीं। हाँ, आप मुझसे ये कह सकते हो कि मैम आप कैसी बात कर रही हैं, कितनी मोटी बुक कौन पढ़ेगा बैठ के, और फिर एग्जाम से पहले हम कैसे पूरी मोटी बुक रिवाइज कर सकते हैं। तो इसका बहुत आसान तरीका है कि जब हम यहाँ पे क्लास में कर रहे हैं ना चैप्टर, तो आपने घर जाके 15-20 मिनट भी नहीं लगेगा, आपका वो चैप्टर रीडिंग हो जाएगी। वाइल रीडिंग द चैप्टर आपने अपने पास हाइलाइटर रखना है, और की वर्ड्स को या की लाइंस को जो आपको लगता है आपको याद करने की जरूरत है उसको हाईलाइट कर लें। हाईलाइट करने के साथ साथ आप उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना लें अपने लिए, जिसमें आपने पूरे पूरे जुमले नहीं लिखने हैं, मगर जस्ट फॉर अ रिमाइंडर। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी हम चैप्टर 1 करेंगे, तो उसमें मैं कुछ चीजें आपको बोलूंगी कि आप हाईलाइट कर लें अपने पास भी, और मैं कुछ चीजें बताऊंगी कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी नहीं, मतलब इसमें समझाने का ज्यादा कुछ नहीं है, यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट। आपको लर्न करना है, एडवांटेजेस या जी डिसएडवांटेजेस है वो आपको याद ही करने हैं, उसमें मैं आपको आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। यू हैव टू रिमेम्बर द की पॉइंट्स के, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। हाँ, हम उसको कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि फायदे क्या है, नुकसानात क्या है। तो कॉमन सेंस में जब आप समझते हो तो बहुत ज्यादा रट्टोफाई करने की जरूरत नहीं है, तो आपको कॉमन सेंस से बहुत कुछ 5-6 पॉइंट्स ऐसे ही याद हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे सही। सेक्शन सी, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स लॉन्ग क्वेश्चंस। इसमें 2 क्वेश्चंस आएंगे, 20-20 मार्क का एक होगा, 40% इसकी है। इसमें भी गुड इनफ चांस होता है कि आप इसको बहुत अच्छा परफॉर्म करें, तो आप इजीली पास कर सकते हैं। ठीक है जी। अ, सही। एक बात की तसल्ली रखें, एक बात की आलिया बिल्कुल तसल्ली रखें, कि जब आपने कभी मैगी पकाई है, मैगी। मैगी, नूडल्स, कोई भी जी जी नूडल्स जी जी बनाए। बनाई है ना, तो उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स लेते हो आप, उसका क्या तरीकेकार होता है। हम
हम वाटर में बॉईल करते हैं, या और जो मसाला होता है वो पैकेट उसमें होता है ऑलरेडी। हम्म। और नूडल्स डालते हो ना पैकेट के वाले, या वो रहने देते हो जी खाली? जी। अच्छा जी। नहीं, वो ऑब्वियसली। सही, फिर उसको कितनी देर पकाते हो? आई गेस हम 5 to 7 मिनट्स में हो जाता है शायद। ये सारा प्रोसेस करने के दौरान क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया कि मेरी मैगी जल गई तो? हम चेक एंड बैलेंस होता है ना, चेक करते या रहते हैं। कभी ये सवाल आया कि मुझसे ना पक सकी तो? हम्म। या कभी ये नहीं। सवाल आया कि मैगी कच्ची रह गई तो? हम्म, तो ये सारे सवाल ये आपके जहन में क्यों नहीं आए जब आप नॉर्मली मैगी पका रहे हैं, नूडल्स पका रहे हैं, या हो सकता है चाय चढ़ाई है आपने, तो यू आर सो श्योर अबाउट इट कि यू आर गोइंग टू गेट व्हाट यू हैव डिजायर्ड जी फॉर? इसमें कभी भी कोई सेल्फ डाउट नहीं आ रहा, कभी भी कोई फेयर नहीं आ रहा, यू आर प्रिटी श्योर बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। व्हाट आर दोज टू थिंग्स? मतलब हमने एक रिक्वायर्ड जो चीजें थी वो हमने पूरी की है, क्योंकि एग्जैक्टली exactly. आपको अपने इनपुट पे पूरा भरोसा है और आपको अपने प्रोसेस पे पूरा भरोसा है। इनपुट, इंग्रेडिएंट्स, आपने राइट इंग्रेडिएंट्स डाली हैं। जब आपने राइट इंग्रेडिएंट्स डाली हैं तो आपको पक्का यकीन है कि मुझे मैगी ही मिलेगी, मैंने कुछ और नहीं डाला है इसमें। राइट? चाय के इंग्रेडिएंट्स डालोगे तो सही आपको यकीन है कि चाय ही मिलेगी, कॉफी नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली आपने चाय के इंग्रेडिएंट्स डाले। फिर आपने उसको एक प्रोसेस से सही। गुजारा है, और वो प्रोसेस आपको पता है कि उसको आपने उबालना है पानी को, फिर डालना है, और 5 मिनट तक वो पकने देना है, ढक के पकने देना है, फिर उसको 2 मिनट वैसे ही चूल्हे पे छोड़ देना है। तो आपको यकीन है कि मेरा इनपुट सही है, और आपको यकीन है मेरा प्रोसेस सही है, इसलिए आपको कोई डाउट नहीं है कि आपको आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं जाया ना हो जाए, पता नहीं जल ना जाए, पता नहीं कच्चा ना रह जाए, पता नहीं गिर ना जाए। आपको पूरा यकीन है, हम्म। और आपको मिलता भी है आउटपुट। तो पता सही। ये चला, पता ये चला कि इंसान को चाहे जिंदगी का कोई भी मरहला हो, कोई भी मुश्किल हो, कोई भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो घर हो, चाहे कुछ भी हो, आपको अपनी इनपुट और प्रोसेस, इस पे तवज्जो देनी है, फोकस करना है। जब आप इस पर सही। फोकस करोगे और ये चीजें करेक्ट करोगे, तो फिर आपको मुकम्मल ईमान या फेथ होगा कि आउटपुट निकलेगा ही निकलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि ना निकले? जी और अगर आउटपुट नहीं निकल रहा तो आप फौरन से समझ जाओगे कि यकीनन मेरे किसी इनपुट के या प्रोसेस में कोई कमी रह गई है, तभी वो आउटपुट नहीं निकला। नहीं तो ऐसा कैसे हो जी। सकता है कि मैं राइट इनपुट डालूं और राइट प्रोसेस करूं और आउटपुट ना निकले? क्योंकि ये दुनिया का निजाम है, ये सिस्टम है जो अल्लाह ताला ने बनाया है। ये सिस्टम उसी तरह वर्क करता है जिस तरह अल्लाह ने इसको क्रिएट किया है। हम इंसान बेवकूफ होते हैं, हम इसको समझ नहीं पाते। हम समझते हैं कि भाई हम सिर्फ आउटपुट आउटपुट करते रहेंगे कि रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आ जाए, कोई मेरे को नौकरी दे दे, नौकरी दे दे, और इनपुट और प्रोसेस पे मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कैसे आएगा आउटपुट? फिर जी आ ही नहीं सकता। तो हमें स्टडीज में भी यही करना है, हमें अपनी भरपूर मेहनत करनी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, रीडिंग करनी है, जैसे लेक्चर्स में बताया जा रहा है वैसे फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह बिल्कुल मुतमईन हो जाएं, फेथफुल हो जाएं, कि ईमान रखें कि इंशाल्लाह आउटपुट आना ही आना है, क्योंकि आपने सारे लवाजमात पूरे किए। और जो जो लवाजमात थे वो मैंने आपको काफी सारे यहाँ पे बता भी दिए हैं। बाकी हम चैप्टर पढ़ते हुए भी हम कर रहे होंगे, ये लवाजमात हैं, इन पे भी ध्यान देना है। तवज्जो से हमने अपने सारे चैप्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एंड दैट्स ऑल, वी आर गुड टू गो इंशाल्लाह। जून अटेम्प्ट इंशाल्लाह, राइट? यू आर एमिंग फॉर। जी। तो हमारे पास मार्च का, आपको मेरा कैलेंडर नजर आ रहा है? नहीं मैम, कैलेंडर तो नहीं नजर आ रहा। अच्छा, एक मिनट। जी ओके जी, हमारे पास ये मार्च का महीना है, हमने आज 17 तारीख से शुरू किया है। हफ्ते में इस वक्त क्योंकि रमज़ान है और फिर बीच में ईद भी आएगी, उसकी छुट्टियां कुछ हो रही होंगी, तो हम हफ्ते में इस जी। वक्त 2 क्लासेस रख रहे होंगे। इज इट गुड इनफ? सही मैम। ठीक है। तो फ्राइडे को एक क्लास हो रही होगी आपकी, एक संडे को हो रही होगी।
ठीक है, इसी तरह सही। ये सिलसिला चलता रहेगा। फ्राइडे को हो रही होगी, संडे को हो रही होगी, और इंशाल्लाह फिर हम अप्रैल में एक वो ईद वाला हफ्ता आएगा, या शायद वो आखिरी उशरे का कुछ दिन आएंगे जिसमें हम ब्रेक ले रहे होंगे। उसके बाद जो है हमारा अप्रैल पूरा है, आधा अप्रैल है and पूरा मई है। ठीक है, और हमने इन सब डेट्स में, अच्छा जैसे ही हम ईद क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह मैं क्लासेस बढ़ा दूंगी, तो हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होंगी फिर, ताकि हम अपना सिलेबस मुकम्मल सही से कर सकें। ओके। सही। तो मैम ये पॉसिबल नहीं है कि हम मई से पहले कवर कर लें? मई से पहले, मार्च, अप्रैल, मई मेरी पूरी कोशिश होगी कि मई 15 मई से ज्यादा एक्सीड ना हो। 15 मई के अंदर अंदर हम कंप्लीट कर लें, मेरी ये भरपूर कोशिश होगी, पूरी कोशिश होगी। और इंशाल्लाह मैं तो मतलब मेरे जहन में तो यही है कि 10th तक मैं कंप्लीट करा दूँ। लेकिन वही बात है कि बीच में थोड़ा सा ईद का गैप और वो गैप आएगा। खैर हम उसको मैनेज कर, सही। कोई मसला नहीं है। हो सकता है मैं शायद क्लास की टाइमिंग्स बढ़ा दूं, या मतलब वी विल सी, या फिर मैं डेज बढ़ा दूंगी, सही। जो भी हमारे लिए कन्वीनियंट होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम कर लेंगे। ठीक है। जी जी, ठीक है। आप जून में सिर्फ एक ही पेपर दे रहे हो या 2 पेपर देने के इरादे? नहीं नहीं, यही F5 है। सिर्फ FI, बाकी सब निकल गए हैं ना? जी। ठीक है इंशाल्लाह। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैनेजिंग इंफॉर्मेशन ये सब आपने खुद से देख लेना है। हम सेक्शन B से शुरू कर रहे हैं, कॉस्ट एंड अकाउंटिंग टेक्निक। ऑल राइट। कॉस्टिंग, कॉस्टिंग किसे कहते हैं आलिया? मैम कॉस्टिंग किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट या एस्टिमेट करना। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट या एस्टिमेट करना, सर्विस की कॉस्ट कैलकुलेट या एस्टिमेट करना। एक कॉस्ट में बेसिक 3 एलिमेंट्स क्या होते हैं? मतलब जो एक लेमैन को भी पता है, उसके लिए एक ACC होने की जरूरत नहीं है, वो एक लेमैन सब्जी वाले को भी पता है, ठेले वाले को भी पता है, फ्रूट वाले को भी पता है कि मुझे अपनी कॉस्ट कैसे निकालनी है। जी, तो मतलब मैम वो जो डायरेक्ट लेबर और मटेरियल होती है, जो प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट होती है। बेसिकली 3 एलिमेंट्स हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। लेबर। ये किसी लेमैन को भी पता है कि भैया मेरा माल कितना लगा, मेरी इसमें कितनी मेहनत लगी, लेबर कितनी लगी, और एक्सपेंस मेरा इधर उधर का दूसरा खर्चा क्या हुआ। तो ये 3 बेसिक चीज जोड़ के कोई भी इंसान अपनी कॉस्ट, अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट, अपनी सर्विस की कॉस्ट निकाल सकते हैं। मोर ओवर चूंकि अब हम ACCA पढ़ रहे हैं, तो हमें इसकी बहुत ज्यादा डेलिकेसीज भी पता है। क्या पता है? कि डायरेक्ट कॉस्ट एक अलग बला का नाम है, इनडायरेक्ट कॉस्ट एक अलग बला का नाम है, प्रोडक्शन कॉस्ट एक बला है, तो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट एक अलग बला है। प्रोडक्शन कॉस्ट इज मोस्टली रिलेटेड विद मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट दूसरी चीजें होती हैं, जैसे कि सिक्योरिटी या मेंटेनेंस या कोई और ऐसी चीज जो प्रोडक्शन से हम्म। रिलेटेड ना हो। सही। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड का एक मसला था जो हमने F2 में देखा था। क्या मसला है? पहले तो बताओ ओवरहेड्स होते हैं क्या? मैम ओवरहेड्स जो हम एक्टिविटी बेस्ड से डिवाइड करते हैं ना, मतलब टोटल कॉस्ट को एक्टिविटी लेवल से डिवाइड करते हैं। ओवरहेड किसे कहते हैं? मैं सिंपल सवाल पूछ रही हूँ आपसे कि ओवरहेड जब भी आप सुनते हो, आपके जहन में कौन से खर्चे आते हैं? मैम अदर देन जो मटेरियल और लेबर एक्सपेंसेस कॉस्ट होती है। अदर देन मटेरियल लेबर, यानी कि ये डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होती, ये क्या होती है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट हम्म। यानी वो कॉस्ट जो आपकी प्रोडक्शन से, जिसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक ना हो। हम्म। ठीक है। सही। ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट जिसका आपकी प्रोडक्शन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ना हो, प्लस इट कैन नॉट बी ट्रेस डायरेक्टली टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जी एग्जाम्पल दीजिए। मैम लाइक क्या ग्लू, जैसे अगर हम कोई चेयर की कोई कॉस्ट
इनकर कर रहे हैं कोई, तो मतलब मैम ग्लू यूज तो होती है लेकिन वो डायरेक्टली उसमें काउंट नहीं होगी ना। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत कॉमन ओवरहेड का खर्चा होता है अम, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल। सही। ठीक है, बिजली का खर्चा। बिजली, क्या आप डायरेक्टली बता सकते, फॉर एग्जाम्पल मेरे इदारे की बिजली का बिल आया है 2 लाख, तो क्या आप डायरेक्टली मुझे बता सकते हो कि ये जो 2 लाख रुपए हैं, ये कौन से प्रोडक्ट ने ज्यादा बिजली ली, प्रोडक्ट ए, बी या सी, या कौन से सही। डिपार्टमेंट ने ज्यादा बिजली खाई, डिपार्टमेंट ए, बी या सी? जी। बता सकते हो? नहीं। नहीं। नहीं बता सकते। सो विच मीन्स दैट इट कैन नॉट बी ट्रेस्ड डायरेक्टली टू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। आप इसको पिन हम्म, पॉइंट करके नहीं बता सकते कि 2 लाख बिजली का बिल, उसमें से 1 लाख डिपार्टमेंट ए ने खाया, दो बाकी 50,000 डिपार्टमेंट बी ने खाए और बाकी के 50,000 सी ने खाए। आप नहीं बोल सकते, आप पता ही नहीं लगा सकते। इसीलिए इसको ओवरहेड का खर्चा कहा जाता है और इसीलिए ये एक प्रॉब्लम है। भैया प्रॉब्लम क्यों? कैसी प्रॉब्लम? ऐसी कैसी प्रॉब्लम? बताइए आलिया, प्रॉब्लम क्यों है ये? कि हम कुछ कॉस्ट के जो मतलब हम सारी एक ही एक्टिविटी लेवल से डिवाइड नहीं मतलब कर सकते ना। कुछ के कुछ कॉस्ट के कुछ डिफरेंट कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं, तो उनको उनके अकॉर्डिंगली लेना चाहिए। अभी हम वहां जो पहुंचे, एबीसी। अभी हम एबीसी में पहुंचे ही नहीं, अभी तो हम ओवरहेड्स का मसला डिस्कस कर रहे हैं और ये मसला F2 में हमने देखा था। ये मसला है जी। इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट का मसला, सबसे बड़ा मसला है दैट इट कैन नॉट बी ट्रेस डायरेक्टली टू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, जिसकी वजह हम्म, से मसला ये आ रहा है कि मेरा एक प्रोडक्ट है ए, ठीक है, मुझे अब इसकी प्राइस सेट करनी है कि मैं मार्केट में प्रोडक्ट ए को कितने का बेचूं। तो मुझे पता है एज ए हम्म, लेमैन कि मुझे इसमें तमाम कॉस्ट को शामिल करना है, यानी कि मटेरियल कॉस्ट भी इसमें डालनी है। मटेरियल कॉस्ट पता लगाना आसान है कि प्रोडक्ट ए में कितना, हम्म, फॉर एग्जांपल मेरा प्रोडक्ट ए है मार्कर, ठीक है, हम इसको कहते हैं कि एक है मार्कर, बोर्ड मार्कर होता है ना। तो ये जो बोर्ड मार्कर है इसमें कितना मटेरियल गया, हमें मालूम है, कितना प्लास्टिक गया, कितने का इंक गया, कितने का लेबल गया, स्टिकर गया, ग्लू गया, सब पता। फिर कितने की लेबर गई, हमें मालूम है कि ये मार्कर बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 बंदों की जरूरत है, वो बस मशीन हम्म, है, मार्कर बन जाता है। तो 2 लेबर की जो सैलरी है, तनख्वाह है, हमने उनसे पूछ ली और हमने प्रोडक्ट ए में डाल दी। फिर हमें दूसरे एक्सपेंसेस यानी कि जो ग्लू वगैरह, पेंट ब्रश, ये वो कपड़ा वपड़ा जो भी लगा वो सब, वो भी हमने शामिल कर ली क्योंकि हमें उसकी कॉस्ट पता। अब आता है हमारा ओवरहेड। ओवरहेड में आता है बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें आता है फिर रेंट, इसमें आता है मजीद कोई सिक्योरिटी या मेंटेनेंस का खर्चा। ठीक है, अब ये सारे ओवरहेड सही। जो हैं, इसको मैं कैसे अपने प्रोडक्ट ए में इनकॉर्पोरेट करूं कि एक मार्कर को बनाने के लिए कितनी बिजली लगी, एक मार्कर को बनाने के लिए कितना रेंट का खर्चा आया, एक मार्कर को बनाने के लिए कितनी सिक्योरिटी लगी। कर सही। सकते हैं? नहीं, नहीं। पता नहीं कर सकते, राइट। नहीं। एक यूनिट जी। के बारे में हम ये ओवरहेड के खर्चों को पता नहीं कर सकते। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम, क्योंकि जब तक हमें इनका खर्चा नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट ए बनाने में, इस बोर्ड मार्कर के एक यूनिट को बनाने में कितना टोटल कॉस्ट गया, तब तक आप इसकी करेक्ट प्राइसिंग कैसे करोगे कि मुझे इसको किस प्राइस पे बेचना है, 100 रुपए का बेचूं, जी। कि 90 रुपए का बेचूं, कि 200 का बेचूं, कि 70 का बेचूं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपका ओवरहेड का खर्चा कितना डालूं। तो आप तो ये एग्जैक्टली या एक्यूरेटली ये पता ही नहीं लगा सकते। तो जब प्राइस पता नहीं लगा सकोगे एक्यूरेटली, तो फिर प्रॉफिट और लॉस कैसे पता लगाओगे कि कैसे, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ? जी। तो मतलब आपके पास तो ट्रू एंड फेयर पिक्चर ही नहीं आ रही चीजों की। ये मसला है, जी। ये मसला है ओवरहेड का। अब समझ आया आलिया कि मसला क्या है? जी। इस मसले को हल करने के लिए एक टेक्निक इजाद की गई जिसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इस हम्म, प्रॉब्लम को हल करने के सही। लिए
कि ये ओवरहेड के खर्चों को हम एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट में किस तरह इनकॉर्पोरेट करें, इसके लिए हमें एक टेक्निक सिखाई गई, बताई गई, विच इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के 3 स्टेप्स याद हैं आपको? मैम उसमें डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो ऐड की थी आई थिंक, और मतलब एब्जॉर्प्शन, मैम उसमें वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड कॉस्ट भी फीड की जाती है ना हाँ एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट। बिल्कुल, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएबल एंड फिक्स दोनों का आंसर शामिल होता है। एब्जॉर्प्शन जी, कॉस्टिंग के 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1 अपॉर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट, नंबर 2 रीअपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट, नहीं, एलोकेशन। नंबर 1 इज एलोकेशन, नंबर हाँ, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट और रीअपोर्शनमेंट। एलोकेशन, नंबर 2 इज अपॉर्शनमेंट, जिसका ही अनदर पार्ट इज रीअपोर्शनमेंट, एंड नंबर 3 इज एब्जॉर्प्शन। ये 3 स्टेप्स हैं। इसको फॉलो करेंगे तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की पूरा आपका हो जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़िए जरा। Absorption costing is a means of incorporating a fair share of these costs into the cost of each unit of product, manufactured or service provided. राइट, सो व्हाट इज इट? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज अ मींस, यानी एक तरीका है ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग। अब इनकॉर्पोरेटिंग ये टेक्निकल वर्ड हो गया, ठीक है, प्रोफेशनल लैंग्वेज हो गई, तो आप इसको यूज, आप इसको अपने आंसर्स में इसको लेकर आना। इनकॉर्पोरेटिंग अ फेयर शेयर of these cost into the cost of each unit of product manufactured or each service provided। अब यहाँ पे प्रोवाइडेड का वर्ड यूज हुआ है, मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, ये सब वर्ड्स को आप फेमिलियर हो, ताकि ये वर्ड्स आप अपने आंसर जी, में लिखो। ठीक है जी। नेक्स्ट आएंगे कुछ ओवरहेड के एग्जांपल्स हैं। फैक्ट्री रेंट, मशीन डेप्रिसिएशन, सुपरविजन कॉस्ट, हीटिंग एंड लाइटिंग, ये कुछ ओवरहेड के एग्जांपल्स हैं। डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट हम समझ चुके हैं, डेफिनेशन आप खुद से गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, जी, आगे बढ़ रहे हैं। यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ ओवरहेड्स, ये हमने F2 में पूरा सीखा था। और आई डोंट नो यहाँ पे थियोरेटिकल जस्टिफिकेशन फॉर यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, प्रैक्टिकल रीजंस फॉर यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। जरा प्रैक्टिकल रीजंस पे तवज्जो दें। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री इन हैंड मस्ट बी वैल्यूड फॉर 2 रीजंस, 2 वजह हैं जिसके लिए इन्वेंट्री को वैल्यू करना बेहद जरूरी है। नंबर 1 फॉर द क्लोजिंग इन्वेंट्री फिगर इन द स्टेटमेंट ऑफ FS, टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सेल्स फिगर इन द इनकम स्टेटमेंट। अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन का क्या मतलब है आलिया? इन्वेंट्री का मतलब है आपका स्टॉक, ठीक है। जी, और अभी हमने एक मार्कर की बात की, तो जाहिर है अगर आपकी कंपनी मार्कर्स बना रही है तो वो पूरा का पूरा मार्कर का स्टॉक अपने पास मेंटेन कर रही होगी, यस और नो? तो जी, अगर आपको ओवरहेड का खर्चा ही नहीं मालूम कि एक मार्कर पे कितना जा रहा है, तो आप इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे लगाओगे कि आपके पास गोदाम में कितने का माल रखा है? सही, या आप ये कैसे अंदाजा लगाओगे और इनकम स्टेटमेंट में कैसे बताओगे कि कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, यानी कॉस्ट क्या है इसको, इन मार्कर को बनाने की? क्योंकि जाहिर है आप बिजली के बिल को इग्नोर नहीं कर सकते। मशीन चली बिजली की वजह से रही है और मार्कर बन ही बिजली की वजह से रहे, ठीक है। रेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये सब बहुत अहम खर्चे हैं, तो इसको इग्नोर करके आप अपना प्रॉफिट और लॉस निकाल ही नहीं सकते सही मायनों में। सो लेट्स सी, जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मूला है? अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला है, पढ़िए जरा। कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज प्लस वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री लेस वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ये आपको पक्का पक्का याद हो जाना चाहिए। जी,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और जब आप अपने चैप्टर के शॉर्ट नोट्स भी बना रहे हो तो ये लाजमी बोल्ड में या दूसरे कलर के पेन से लिखें। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड प्लस द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। नेक्स्ट, प्राइसिंग डिसीजंस पढ़िए। Many companies attempt to set selling prices by calculating the full cost of production or sales of each product and then adding a margin to for profit. Full cost plus pricing can be particularly useful for companies which do jobbing or contract work where each job or contract is different, so that a standard unit sales price cannot be fixed. Without using absorption costing, it may be difficult to decide what price should be earned, should be to earn a satisfactory profit. ठीक है, इसमें वही बात हो रही है जो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कशन में लेकर आए थे कि प्राइसेस आप कैसे सेट करोगे जब तक आपके पास ओवरहेड की कॉस्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ये प्राइसेस की बात हो रही है। प्लस इसमें बताया जा रहा है कि यूजुअली एक आम इंसान या कोई भी कंपनी या कोई भी इदारा क्या करता है, पहले अपने फुल कॉस्ट, पूरा खर्चा निकाल लिया कि अच्छा फॉर एग्जाम्पल $10, ये मार्कर को बनाने में मेरे $10 लगे, कॉस्ट आई, प्लस मुझे इसमें कमाना कितना है $5, तो मुझे प्राइस क्या रखनी चाहिए $15। इस तरह प्राइस निकाली जाती है कि भाई मेरी फुल कॉस्ट कितनी है, उसमें मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन मैं कितना चाहती हूँ या कितना चाहता हूँ, एंड देन आई गेट माई सेलिंग प्राइस। So for pricing decisions also, it is very important to solve the problem of overheads through absorption costing or any other technique relevant. Next, establishing the profitability of different products. पढ़िए। This argument is in favor of absorption costing. States that if a company sells more than one product, it will be difficult to judge how profitable each individual product is unless overhead costs are shared on a fair basis and charged to the cost of sales of each product. क्या कह रहे हैं? Argument in favor of absorption costing states that if company sells more than one product, it will be difficult to judge how profitable each individual product is unless overhead costs are shared on a fair basis and charged to the cost of sales of each product. मतलब यहाँ पे मुद्दा यही कह रहे हैं कि अगर एक कंपनी है, वो प्रोडक्ट ए भी बना रही है, बी भी बना रही है, सी भी बना रही है, तो वो बिजली का बिल कैसे या किस बेसिस पे शेयर करे। तो अगर हम ऑप्शन कॉस्टिंग नहीं यूज करेंगे या फिर कोई फेयर बेसिस नहीं यूज करेंगे, तो फिर ये हमें तो सही वो बताएगा ही नहीं कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट हमें सबसे ज्यादा मुनाफा कमा के दे रहा है। ताकि फ्यूचर अगर हमें डिसाइड करना पड़े कि कौन से प्रोडक्ट की प्रोडक्शन बंद कर दी जाए या कौन से प्रोडक्ट की प्रोडक्शन बढ़ा दी जाए, तो हम कैसे करेंगे, राइट। सो दिस इज द थर्ड रीजन, दिस इज द सेकंड रीजन। अच्छा, सेकंड रीजन में एक और बात है जो जिस पे बात करनी जरूरी है, ये जॉबिंग किसे कहते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट वर्क किसे कहते हैं। जो मैम आउटसोर्स अगर हम कर रहे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें यहाँ पे ये क्या बात हो रही है कि जॉब और कॉन्ट्रैक्ट इज डिफरेंट सो दैट अ स्टैंडर्ड यूनिट सेल्स प्राइस कैन नॉट बी फिक्स्ड। इस जुमले से आपको क्या समझ आ रहा है? हम मतलब हम एक स्टैंडर्ड प्राइस फिक्स नहीं कर सकते ना कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। मतलब हर जॉब के लिए एक डिफरेंट प्राइस होगी क्यों? क्योंकि नेचर ऑफ वर्क पे डिपेंड करता होगा। कैसे, कोई मिसाल दीजिए। टाइम, मतलब मैम अगर एक मैम जैसे अगर हम ऑडिटर्स की बात करते हैं तो जैसे इंटरनल ऑडिटर्स और एक्सटर्नल ऑडिटर्स दोनों की फी हम डिफरेंट ही होती है। वो एक तो फिक्स्ड फी नहीं होती, और अगर खाली हम एक्सटर्नल ऑडिट की बात करें तो या तो वो मार्केट बेस्ड होती है या फिर वो टाइमिंग्स पे बेस कर रही होती है जो प्रोसीजर्स वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि जॉबिंग या कॉन्ट्रैक्ट वर्क बेसिकली क्या होता है।
लाइक फॉर एग्जाम्पल ईद आ रही है, आप डेफिनेटली किसी टेलर के पास जाओगे अपने कपड़े सिलवाने के लिए, ठीक है। आप गए, टेलर ने आपके साइज लिया, यू गिव साइज, ठीक है, यू गिव डिजाइन, यू गिव मटेरियल, यू गिव एवरी इंस्ट्रक्शन, यू ऑल्सो गिव सही। डेडलाइन कि मुझे ईद के 2 दिन पहले चाहिए, या मुझे आखिरी अशरे में चाहिए, वट एवर। So you are giving all of this to that particular person, and then that person is making a job card, or what do you say, an invoice for your particular work, कि अच्छा आपका ये साइज है, आपका ये डिजाइन है, डिजाइन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें टाइम लगेगा, मटेरियल भी और चाहिए होगा, इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, डेडलाइन मीट करेंगे, आपको इमरजेंसी में चाहिए, जो भी है ये कॉस्ट लगेगी। ऑन दी अदर हैंड मैं सही। टेलर के पास, उस सेम टेलर के पास मैं जाती हूँ, और मैं कोई बहुत सिंपल सा डिजाइन, सिंपल सा मटेरियल, सिंपल से इंस्ट्रक्शन, और उसको बोलूँगी बस सिंपल सा सीधा सीधा शलवार कमीज सी दें, और उसको बस मैं बोलूँ कि तो आप भले 2 दिन में दे दें या 1 हफ्ते में दे दें, मुझे कोई एतराज नहीं। तो मेरा जॉब कार्ड अलग बनेगा, और उसकी प्राइसिंग आपको क्या लगता है, आपसे सिमिलर होगी? नहीं, डिफरेंट ही होगी। So that is what it's meant to say कि स्टैंडर्ड यूनिट की सेल्स प्राइस कैन नॉट बी फिक्स्ड, मेरे लिए अलग, आपके लिए अलग, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट अलग, मेरी रिक्वायरमेंट अलग, मेरी जॉब की नौयत अलग, आपकी जॉब की नौयत अलग। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट वर्क होता है वो कस्टमाइज्ड होता है बेसिकली। जब वो कस्टमाइज्ड होता है तो उसकी प्राइसिंग भी कस्टमाइज्ड होती है। यू कैन नॉट, लाइक व्हेन यू गो टू अ मॉल, यू कैन पिक अप एनी dress for yourself and it has the same price tag which another dress has। यानी कि वही सेम ड्रेस अगर मैं उस शॉप में जाके उस शेल्फ से लूं तो मुझे भी वही प्राइस पड़ेगी, और आपको भी वही। सो दैट इज फेयर, दैट इज नॉट देर इज नो डिफरेंस इन द प्राइस, जो जिस प्राइस पे मुझे मिला उसी प्राइस पे आपको मिला। बट जब हम कस्टमाइज काम की तरफ जाएंगे, टेलर के पास जाएंगे, डिजाइनर के पास जाएंगे, तो फिर इट द प्राइस विल वेरी। इदारों में भी यही होता है कि आप कभी कभी आउटसोर्स करते हो कुछ काम, कुछ काम आप लेबर से ले रहे होते हो, कुछ कस्टमाइज ले रहे होते हो, कुछ इमरजेंसी बेसिस पे ले रहे होते हो, कुछ ओवर टाइम करवा के ले रहे होते हो। तो उस हिसाब से चीजें विल चेंज, द प्राइस विल चेंज। जी। ठीक है, आई होप दिस मेक्स इट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ ओवरहेड्स, पढ़े। For many planning and decision-making purposes, absorption costing is less useful as a costing method than marginal. In some situations, absorption costing can actually be misleading in the information it supplies. Advocates advocates of marginal costing take the view that only the variable cost of making sale and selling a product or service should be identified. Fixed cost should be dealt with separately and treated as a cost of the accounting period rather than shared out somehow between units produced. However, some overhead costs are variable costs which increase as the total level of activity rises. So the marginal cost of uh, production and sales should include an amount for variable overheads. राइट, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड नाउ कि मार्जिनल कॉस्टिंग, एडवोकेट्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, एडवोकेट्स किसे कहते हैं? Parts, yeah. नहीं, एडवोकेट कहते हैं उस शख्स को जो मार्जिनल कॉस्टिंग को पसंद कर रहा है और उसको सपोर्ट कर रहा है और उसके फेवर में बात कर रहा है। सही। ठीक है, तो एडवोकेट कोई भी हो सकता है मैं आपकी एडवोकेट बन जाऊं, मैं आलिया को हर जगह प्रमोट करूं, मैं बोलूं आलिया, आलिया जबरदस्त अकाउंटेंट है उसको रखें, आलिया जबरदस्त ऑडिटर है उसको रखें। ठीक है, सो आई विल बी योर एडवोकेट। एडवोकेट कोई भी वो शख्स जो किसी चीज को या किसी पर्सन को प्रमोट कर रहा हो, फेवर में हो। ठीक है, so, अब ये क्या है, अगेन प्रोफेशनल लैंग्वेज, प्रोफेशनल वर्ड। तो अगर आपको सही। कहीं पे भी इसको यूज करना है, आपके जहन में ये वर्ड हो, ये वोकैब हो, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। एडवोकेट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग टेक द व्यू दैट ओनली द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मेकिंग एंड सेलिंग अ प्रोडक्ट शुड बी आइडेंटिफाइड और कंसिडर्ड। ठीक है, क्योंकि मार्जिनल में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को लिया जाता है, कंसिडर किया जाता है, तो इट इज अ बेटर वे।
क्यों बेटर वे? क्योंकि आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट ए आपको कितना कमा के दे रहे हैं और प्रोडक्ट बी कितना कमा के दे रहे हैं, क्योंकि आप क्या फाइंड आउट कर लेते हो, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, आपको पता चल जाती है कंट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट के लिए कहा जा रहा हम्म है कि भाई फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहनी है। हाउ डज इट मैटर कि आप 1 यूनिट बनाओ या 1000 बनाओ या 10,000 बनाओ या कुछ भी नहीं बनाओ, फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको हर हाल में बेयर करनी है। तो आप उसको जी शामिल करो, आप सिर्फ वेरिएबल को शामिल करो, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल सके कि प्रोडक्ट ए बनाने पे मेरी कंपनी को कितना फायदा है और प्रोडक्ट बी बनाने में मेरी कंपनी को कितना फायदा है। सही। तो ये वो कह रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट, रिवीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग रिवाइज करने को कह रहे हैं। हमने ये ऑलरेडी स्टेजेस रिवाइज कर लिए हैं। कोई सम पे आते हैं, अगर कोई सम है तो। राइट, ये बेसिक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का सम है, जो कि F2 में भी आपने शायद किया हुआ हो। ये रिवीजन के लिए हमें दिखाया गया है, तो इसको मैं बहुत जल्दी गो थ्रू करूंगी, अज्यूमिंग कि आपका F2 जो है वो आप खुद से थोड़ा सा मैनेज कर लोगे, देख लोगे, ठीक है। क्योंकि मैं जी काफी सारी चीजें मैंने बेसिक जो है वो समझा दी है, फाउंडेशन वगैरह बना दी है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सम भी हम जल्दी से क्विक ओवरव्यू करेंगे तो समझ आ जाएगा। Using the direct apportionment to production department's method and basis of apportionment which you consider most appropriate from the information provided, calculate overheads total for the 3 production departments. डायरेक्ट अपॉर्शनमेंट कहा जा रहा है, करो, ठीक है। और डायरेक्ट अपॉर्शनमेंट आपको पता है ना, अपॉर्शनमेंट के भी 3 मेथड्स थे F2 में। डायरेक्ट अपॉर्शनमेंट, एक स्टेप डाउन मेथड और एक रेसिप्रोकल। जी जी, स्टेप डाउन और रेसिप्रोकल मेथड्स। जी, तो ये हम अभी डायरेक्ट का कर रहे हैं। डायरेक्ट में हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? मशीन शॉप ए, मशीन शॉप बी, असेंबली, कैंटीन, मेंटेनेंस। अब पहले मुझे ये बताएं, इसमें से प्रोडक्ट डिपार्टमेंट्स कौन से? ए एंड बी प्रोडक्ट डिपार्टमेंट्स तो मैम असेंबली और कैंटीन मेंटेनेंस है ना। हम्म, कैंटीन और मेंटेनेंस हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस 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 डिपार्टमेंट है। सर्विस है, या इसको हम सेकेंडरी भी कह सकते हैं, इसको हम सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये 3 जो है, नंबर 1, 2 एंड 3, ये हमारे मेजर प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, जो भी कह लो, या फिर प्राइमरी, ये तीनों वर्ड्स से आप इसको संबोधित कर सकते हैं। प्राइमरी डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, मेन डिपार्टमेंट्स। अब आप देखो, इसको मेन और प्राइमरी क्यों बोला जाता है और इसको सर्विस और सेकेंडरी क्यों बोला जाता है? हम्म एनी आइडिया? सॉरी। कैंटीन क्योंकि मैम कैंटीन और मेंटेनेंस तो इनडायरेक्ट वे में आएंगी ना। ठीक है, कुड बी अ रीजन। कैंटीन और मेंटेनेंस में अगर आपको कहूँ कि मैं इस इदारे से हटा दे रही हूँ, इस इदारे में मुझे ये 2 डिपार्टमेंट चाहिए ही नहीं, तो आपको क्या लगता है कि इदारा तब भी चल पाएगा या बंद हो जाएगा? बंद तो हम अगर उसको आउटसोर्स भी तो कर सकते हैं, अगर हम इन हाउस प्रोडक्शन ना करें, मतलब कैंटीन और मेंटेनेंस ना करें। एग्जैक्टली exactly. तो यानी इससे इदारे को बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इदारा बंद नहीं होगा। बट मैं अगर आपको कहूँ कि हम्म शॉप ए, शॉप बी और असेंबली, ये तीनों डिपार्टमेंट्स को हटा देना चाहती हूँ यहाँ से, सिर्फ कैंटीन और मेंटेनेंस रहे, फिर बंद हो जाएगा। फिर बंद हो जाएगा ना। ऑब्वियसली बंद हो जाएगा, क्योंकि आप अपना मेन काम या मेन पर्पस को ही रिमूव कर रहे हो, जिस वजह से इदारा बना है। तो इसीलिए इसको प्राइमरी डिपार्टमेंट कहते हैं, और इसीलिए कैंटीन और मेंटेनेंस को सपोर्टिंग डिपार्टमेंट कहते हैं। ये जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो अगर ना भी हो तो हम सपोर्ट बाहर से ले लेंगे, या एम्प्लॉयज को बोलेंगे भैया आप अपना टिफिन घर से लेकर आए, कुछ भी कर लेंगे, कैंटीन जरूरी तो नहीं ये हो, ठीक है। मेंटेनेंस भी अच्छा, हम्म हमें लग रहा है कि लो मेंटेनेंस हम चला सकते हैं, हमारा काम का नेचर ऐसा है, तो हम महीने में 1 दफा किसी को बुलवा के सफाई करा लेंगे,
हर रोज पूरा उसके लिए एक बाकायदा डिपार्टमेंट क्रिएट करने की तो जरूरत नहीं है। ठीक है, जी तो ये सारी चीजें हो सकती हैं ना। इनडायरेक्ट वेजेस आपके सामने है, कंज्यूमेबल मटेरियल, रेंट एंड रेट्स, बिल्डिंग इंश्योरेंस, पावर एंड लाइट डेप्रिसिएशन, वैल्यू ऑफ मशीनरी। अब आप देख रहे होगे कि ये दोनों जो है ये दोनों ऑलरेडी अपोर्शनड है। इनडायरेक्ट वेजेस एंड कंज्यूमेबल मटेरियल्स इसका टोटल लिखा है और इसको ऑलरेडी अपोर्शन कर दिया गया है बिटवीन एवरी डिपार्टमेंट। जी वेर एज ये जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स हैं, रेंट एंड रेट्स, बिल्डिंग अश्योरेंस, पावर, हीट एंड लाइट, डेप्रिसिएशन, वैल्यू ऑफ मशीनरी, इसको अपोर्शन नहीं किया गया। और ये सारे के सारे क्या हैं? ओवरहेड्स। ठीक है, अब हमारा ये काम है कि इन ओवरहेड्स को हमें अपोर्शन करना है यूजिंग द डायरेक्ट अपोर्शनमेंट मेथड विच इज अ पार्ट ऑफ अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ऑफ कॉस्ट। तो पहला उसूल जो होता है वो होता ये है कि आइडेंटिफाई, अगर आपको याद हो, द फेयर बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट। जी सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हम रेंट एंड रेट से शुरुआत करते हैं, रेंट एंड रेट 16,700 आए, हम इसको हर डिपार्टमेंट में किस बेसिस पर अपोर्शन करें? कौन सी स्ट्रेटेजी या कौन सी एरिया calculation या कौन सी टेक्निक? यस, सो वी नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई फेयर बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट which we are going to choose from the four relevant data given to us. It could be power जी usage, direct labor, machine usage और area। अब इसमें से सबसे बेस्ट या मोस्ट फिट कौन सा लग रहा है आपको? एरिया ऑफ कोर्स। एरिया तो एरिया हमारे पास 45,000 टोटल एरिया है। 10,000 शॉप ए के पास है, 12,000 शॉप बी के पास है, 15,000 स्क्वायर फीट असेंबली के पास है, 6,000 कैंटीन के पास है, 2,000 मेंटेनेंस के पास है। तो सिंपली हाउ यू आर गोइंग टू अपोर्शन? 10,000 डिवाइड बाय 45,000 मल्टीप्लाई बाय 16,700। बात समझ जी आई है? 10,000 डिवाइड बाय 45,000 मल्टीप्लाई बाय 16,700, तो आपके पास शॉप ए का निकल आएगा। तो जल्दी से आलिया फटाफट से शॉप ए, बी, असेंबली, कैंटीन और मेंटेनेंस का निकाल लें, रेंट एंड रेट्स। You should be having your register and calculator with you at all times. ये तो 37 डबल 37 वन क्या है 3071 वन क्या उसी 3,000 बताएं। 711 फिर 12 12,000 डिवाइड बाय 45,000 मल्टीप्लाई बाय 16,000। ये है 44 53 नेक्स्ट मैम 55,667 222 742 ठीक है, तो ये आपके सारे अपॉर्चनमेंट हो गई रेंट एंड रेट्स की। लेट अस चेक। यस 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 यस, वेरी गुड। सो यू हैव डन रेंट एंड रेट्स। इसी तरह आप पहले इंश्योरेंस का क्या चूज करेंगी? नेक्स्ट जो हमारा ओवरहेड है इंश्योरेंस 2,400, इसका फेयर बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट चूज करें। कौन सा होना चाहिए? पावर यूजेज, डायरेक्ट लेबर, मशीन यूजेज या एरिया? और ये कौन सी यूजेज इंश्योरेंस? बिल्डिंग पावर यूजेज बिल्डिंग इंश्योरेंस है, तो बिल्डिंग इंश्योरेंस का हमारे पास क्या होगा? बिल्डिंग एरिया ही है एरिया ही लिया है इन्होंने। ठीक है,
तो अब ये जब हम सम्स कर रहे होंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी कि अच्छा बिल्डिंग इंश्योरेंस इंश्योरेंस में अगर हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं तो इन 4 ऑप्शंस में बेस्ट ऑप्शन एरिया ही का ही है। ठीक है, सही। कि बिल्डिंग भी एरिया वाइज ही जाहिर है एक बिल्डिंग खड़ी हुई है, राइट। पावर के लिए यूज, पावर के लिए क्या लिया है, यूजेज। यूसेज। हीट एंड लाइट के पावर लिए क्या यूज। लिया है, एरिया। एरिया। डेप्रिसिएशन के लिए क्या लिया है, वैल्यू ऑफ मशीनरी। सही। ठीक है, इस तरह इन्होंने सॉल्व किया है और ये हमारे पास टोटल निकल आया है ए बी, असेंबली, कैंटीन और मेंटेनेंस का। उसके बाद क्या किया इन्होंने, री एलोकेट। और री एलोकेट किस बेसिस पे, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या किया इन्होंने, डायरेक्ट मेथड में एक क्वालिटी ये होती है कि आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, आप कैंटीन से भी शुरू कर सकते हो, मेंटेनेंस से भी। री अपोर्शनमेंट का मकसद क्या लिया, वाई डू यू री अपोर्शन, अपोर्शनमेंट तो हो गई ना, तो अब रीअपोर्शनमेंट करने की क्या जरूरत है, ये यहाँ तक जो हमने स्टेप्स किए तो अपोर्शनमेंट हो गई, वी आर डन। नाउ व्हाई इज देयर अ नीड टू रीएलोकेट और रीअपोर्शन। रियल। अब देखो, अब इसमें कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करो, हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर क्यों रहे हैं, पहला सवाल। ताकि हम कॉस्ट को एलोकेट कर सकें प्रोडक्ट्स पे। ताकि हम ओवरहेड फेयर फेयर बेसिस पे। कॉस्ट का जो प्रॉब्लम है ओवरहेड। उसको जी। रिजॉल्व कर सकें। हमें ओवरहेड के ही कॉस्ट का मसला था ना, तभी तो हमने इतना लंबा पेंडा अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का चूज किया। और तब जी। तो ये इन तमाम ओवरहेड्स को हम फेयर बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट के जरिए हर डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट या अपॉर्शन कर रहे हैं। हम्म। तो अब प्रॉब्लम ऑफ ओवरहेड तो यहाँ रिजॉल्व नहीं होगा जब मतलब हम अपॉर्शनमेंट कंप्लीट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली हमें करना क्या है, हमें उस 1 यूनिट ऑफ मार्कर में ओवरहेड की कॉस्ट ऐड करनी है, इनकॉर्पोरेट करनी है, यस और नो। जी। तो जब हमें इनकॉर्पोरेट करनी है तो जाहिर है फिर हमें, जब तक हम यहाँ तक नहीं पहुंच जाते हमारा सम इनकम्प्लीट है। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए फिर हम क्या करेंगे, अपॉर्शनमेंट हो गया, अब हम करेंगे रीअपॉर्शनमेंट। और रीअपॉर्शनमेंट में हम क्या कर रहे होंगे, हम कैंटीन और मेंटेनेंस, क्या प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है, क्या हमारा मेजर प्रोडक्ट कैंटीन डिपार्टमेंट और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में बन रहा है, नहीं। 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 नहीं, तो हम जब हमारा यहाँ पे वो प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा तो लिहाजा इसके खर्चों को यहाँ रख के फायदा नहीं। इसके जी। खर्चों को हमें कहाँ इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, इन तीनों डिपार्टमेंट्स में। क्योंकि असल में प्रोडक्ट्स तो यहाँ तैयार हो रहे हैं और असल में हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही है कि वी हैव टू इनकॉर्पोरेट द कॉस्ट ऑफ ऑल द ओवरहेड्स इनटू द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ आवर प्रोडक्ट। जी। सो रीअपोर्शनमेंट में व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि कैंटीन के जितने भी खर्चे आए, मेंटेनेंस का जितना भी खर्चा आया, उन दोनों खर्चों को हमें इनकॉर्पोरेट करना है शॉप ए, शॉप बी और असेंबली में। अब वो हम कैसे सही। करेंगे, आइए देखते हैं। तो हमें अब ये मिल गया, कैंटीन का 33,250, मेंटेनेंस का भी टोटल कॉस्ट मिल गई 16,632। डायरेक्ट जी। मेथड हमें कहता है कि तुम्हारी मर्जी, तुम कैंटीन से शुरू करो या मेंटेनेंस से शुरू करो, अप टू यू। तो यहाँ पे इन्होंने शुरू किया है मेंटेनेंस से, यानी मेंटेनेंस के 16,000 को इनकॉर्पोरेट करना है पहले इन तीनों में। कैसे करें, यहाँ पे पहले 0 डाल दें, माइनस माइनस 0। अब इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करें, जाहिर है इसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमें अगेन फेयर बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट चाहिए। क्या चाहिए, फेयर बेसिस। तो मेंटेनेंस के लिए हमारे पास बेस्ट क्या चीज मौजूद है, एरिया। बाय एरिया। मेंटेनेंस कौन कर रहा है, लोग कर रहे हैं। तो डोंट यू थिंक कि डायरेक्ट लेबर आवर्स वुड बी मोर, डायरेक्ट डेबिट्स नहीं। क्योंकि मेंटेनेंस कौन कर रहे हैं, इंसान कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट लेबर को डायरेक्ट यूज डेबिट। करेंगे। तो डायरेक्ट लेबर को यूज करते हुए हमने रीअपोर्शन कर दिया 16,632 को ए में, बी में और असेंबली में। ठीक है, सही।
डायरेक्ट लेबर आवर्स हमारे पास कितने थे टोटल 35,000, तो 8,000 डिवाइड बाय 35,000 मल्टीप्लाई बाय जो भी मेंटेनेंस की कॉस्ट थी। इसी तरह 6,200 डिवाइड बाय 35,000 जो भी मेंटेनेंस की कॉस्ट थी, और इसी तरह 20,800 डिवाइड बाय 35,000 मल्टीप्लाई बाय जो भी मेंटेनेंस की कॉस्ट थी। तो सही। इससे हमने यहाँ पे रीअपोर्शन कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा कैंटीन। कैंटीन को हमने अगेन माइनस कर दिया। अब आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, आप चाहो तो कैंटीन से शुरू करो, चाहो तो मेंटेनेंस से शुरू करो, डज नॉट मैटर बिकॉज दिस इज डायरेक्ट मेथड। जी तो कैंटीन के लिए, अच्छा इन्होंने कैंटीन के लिए डायरेक्ट लेबर यूज की है, सॉरी, और इन्होंने मेंटेनेंस के लिए मशीन यूजेज सिलेक्ट की है। कैंटीन के लिए इन्होंने डायरेक्ट लेबर यूज की है, जी। मेंटेनेंस के मेंटेनेंस। लिए मशीन। ठीक है, अब फेयर बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट एंड देन दे हैव अपोर्शनड इट अकॉर्डिंगली, एंड इन्होंने कैंटीन से स्टार्ट किया है, कैंटीन से स्टार्ट किए। देन एज यू कैन सी कि यहाँ कैंटीन पे भी जीरो आ गया है, मेंटेनेंस पे भी जीरो आ गया है, एंड ए बी एंड असेंबली में आपका टोटल कॉस्ट ओवरहेड की एलोकेट हो चुकी है। Now here the question for your objective is half done. यहाँ पे आपका हाफ कंप्लीट होता है। बाकी हाफ अब कहाँ रहता है कि अब हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के अंदर तो तमाम कॉस्ट को इनकॉर्पोरेट कर दी है। अब यहाँ से कॉस्ट इनकॉर्पोरेट कहाँ होगी, ईच प्रोडक्ट, जो कि हमारा अल्टीमेट गोल है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करने का। और वो कैसे सही। होगा, वो आखिरी स्टेप से होगा विच इज द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो हमने एलोकेशन देख ली, अपोर्शनमेंट देख ली, रीअपोर्शनमेंट देख ली डायरेक्ट मेथड से। यहाँ तक क्लियर है कहानी? जी जी। कोई सवाल? नहीं मैम। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन जरा पढ़िए। After apportionment, overheads are absorbed into products using an appropriate absorption rate based on budget cost and budgeted activity levels. क्या कह रहे हैं कि ओवरहेड को एब्जॉर्ब किस बेसिस पे करना है, एब्जॉर्प्शन अप्रोप्रिएट एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है, व्हिच वुड बी बेस्ड अपॉन बजटेड कॉस्ट एंड बजटेड एक्टिविटी लेवल। अब इसको हम कैसे जी। करेंगे आइए देखते हैं। अच्छा, अब रियल कहानी सुना, रियल लाइफ में होता ये है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 जनवरी को अपना इदारा स्टार्ट किया, ठीक है, आपने काम करना शुरू किया, आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, मार्कर्स की मशीन धड़ाधड़ चल रही है, वेरी गुड वेरी गुड। फेब्रुवरी के सेकंड वीक पूरा जैन आपने काम किया, ठीक है, अब आपका जो प्रोडक्ट है 1,000 मार्कर्स, 1,000 मार्कर्स आपके तैयार हो गए हैं 15 जनवरी को। अब आप क्या करोगे, 15 जनवरी को उन मार्कर्स को वेयरहाउस में रख दोगे या फटाफट जाके दुकानों में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो किस प्राइस पे तुम रखोगे, किस प्राइस पे? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पर। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, चलो आपने कॉस्ट निकालनी है मार्कर की, ठीक है, कि ये 1,000 मार्कर कितना खर्चा लगा इन मार्कर्स को बनाने में। तो मटेरियल तो आपने इजीली फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि जितना प्लास्टिक आप खरीद के लाए थे आपको पता है वो कितने का है, हम्म। 1,000 मार्कर उतने के बने। लेबर आपने हायर की थी, ठीक है, आपको पता है, आपने पहले ही, जाहिर है लेबर हायर करने से पहले आपने तय किया था कि जनवरी के महीने में तुम काम करोगे तो मैं तुम्हें 10,000 दूंगी। ठीक है, तुम 8 घंटे काम करोगे, 5 दिन इन वीक काम करोगे, मैं तुम्हें 10,000 दूंगी। तो तुम्हें उस लेबर का भी रेट पता है, तुम्हें मजीद एक्सपेंसेस भी पता है जो तुम्हारे ग्लू वगैरह ये वो ब्रश फलानी चीजों में यूज हुए हैं। अब व्हाट अबाउट ओवरहेड्स, बिजली का बिल तो आएगा फरवरी की सेकेंड वीक को, जनवरी का बिजली का बिल आएगा सेकेंड वीक ऑफ फरवरी को। तो जी। क्या किया जाए, 1,000 मार्कर्स को सेकेंड फरवरी तक संभाल के रखा जाए या क्या किया जाए? नहीं, क्योंकि संभाल के तो नहीं रखेंगे ना। नहीं रखेंगे ना संभाल के, तो यानी आप तो कॉस्ट फिर निकाल ही नहीं सकते। कैसे निकालोगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के जरिए भी आपको ओवरहेड्स तो चाहिए ना। आपको तो जनवरी की बिजली का बिल अभी मालूम ही नहीं है कितने कितना आ रहा है, फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कैसे करोगे?
नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, हम खाली नहीं बैठे रहेंगे, हम उन 1000 मार्कर्स को डेफिनेटली मार्केट में पहुंचाएंगे। और इसकी कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, हमें एस्टिमेट एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे, जिसको हम कहते हैं प्री डिटरमाइंड एब्जॉर्प्शन रेट। सही। यानी कि हम एक प्री डिटरमाइंड एब्जॉर्प्शन रेट एस्टिमेट के बेसिस पे ओवरहेड लाइकली टू बी इनकर्ड ड्यूरिंग द कमिंग ईयर इज एस्टिमेटेड। कि बिजली का बिल जनवरी के महीने में अगर आएगा तो अंदाजतन कितना आना चाहिए। या तो अपने कॉम्पिटिटर का बिजली का बिल देख लो या पुराने साल पिछले साल का देख लो, तो फिर सही। एक एस्टिमेट निकाल लो। ठीक है। फिर उसके बाद टोटल आवर्स उस यूनिट को बनाने में जो लगे, एस्टिमेटेड। ठीक है। जी। और फिर एब्जॉर्प्शन रेट का आप फॉर्मूला याद कर लें, कि जिसमें एस्टिमेटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। अब ये जो जी। एब्जॉर्प्शन रेट निकलेगा इसको हम प्री डिटरमाइंड एब्जॉर्प्शन रेट कहते हैं, और इसके बेसिस पे आप यहाँ पे ओवरहेड का खर्चा ऐड करेंगी और अपने पर यूनिट मार्केट की कॉस्ट निकाल के सेलिंग प्राइस तय करके मार्केट में भेज देंगी। जी। कहानी यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते जी। हैं। उसके बाद आ जाती है सेकेंड वीक ऑफ फरवरी, जब असली वाला बिजली का बिल आपके सर पे आ धमकता है, द एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी बिल और द एक्चुअल ओवरहेड्स। अब आप क्या करोगे, अब आप कंपेयर करोगे कि जो मैंने प्री डिटरमाइंड एब्जॉर्प्शन रेट लगाया और फिर जो मेरा एक्चुअल ओवरहेड आया, तो मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेस पे जो मैंने एब्जॉर्प्शन रेट निकाला, उन दोनों में कितना फर्क है। तो जी। अगर ज्यादा फर्क है तो कौन सा ज्यादा है? क्या एस्टिमेट आपने ज्यादा कर लिया और एक्चुअल में कम आया, या एक्चुअल आपने ज्यादा कर लिया एस्टिमेट में कम आया? तो उसके बेस पर आप सही। कहोगे कि ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ये पढ़िए ये दो लाइन। सही। Over absorption means that overheads charged to the cost of production or sales are greater than the overheads actually incurred. Under absorption means that insufficient overheads have been identified in the cost of production or sales. अंडर एब्जॉर्प्शन यानी आपने क्या किया है, आपने इनसफिशिएंट ओवरहेड कॉस्ट आपने डाली है अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, आपको और ज्यादा डालनी चाहिए थी। आपका एस्टिमेट कम है। अब इसको सिंपल, अगर बिल्कुल सिंपली याद रखना है ना तो सिंपल कर लो, कि हो सकता है आपने एस्टिमेट में सोचा हो कि 10 रुपए मैं ऐड कर रही हूँ कॉस्ट में बिजली का बिल, और एक्चुअल में मेरा बिजली का बिल आया 11 रुपए। तो अब बताओ ओवर कॉस्ट, ओवर एब्जॉर्प्शन है या अंडर एब्जॉर्प्शन है? Actual में 11 आया है। हम्म। और मैंने जो तो मैम एस्टिमेट में फर्स्ट अंडर जनवरी को 15 जनवरी को डाल दिया था वो 10 डाल दिया। अंडर था। अंडर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, वेरी गुड। फिर अगर सोचो कि 10 एस्टिमेट था और एक्चुअल में 9 आ गया था बिजली का बिल, तो वो ओवर एब्जॉर्ब्ड हो गया। वो अलग एब्जॉर्प्शन। ठीक है। अब याद रहेगा? जी। जी। अब याद रहेगा, अब याद रहना चाहिए। ठीक है। तो ये इस कॉन्सेप्ट से अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन आप इजिली बता सकते हो। ठीक है जी। हमारे पास using the information and results of the previous questions, calculate the under or over absorption of overheads. इसमें डायरेक्ट लेबर आवर और मशीन आवर्स गिवन है। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन द क्वेश्चन अबव वाज 1,76,533 एंड इट्स एक्चुअल एक्टिविटी वाज एज फॉलोज। ये इसकी एक्चुअल एक्टिविटी शो कर रहे हैं, और यहाँ पे जो ओवरहेड एक्सपेंडिचर टोटल शो कर रहे थे ऊपर वो 1,73,000 आ रहा था क्या? लेट अस चेक वंस अगेन। ये आ रहा है ना 166,760 आ रहा है टोटल। जी।
सिंपली एक्चुअल एक्सपेंडिचर 176,533 आए, और इन्होंने ओवरहेड जो अब्सॉर्ब किया 7,300 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 7.94 557,962 18,700 आवर्स 3.5 के हिसाब से, एंड असेंबली 21,900 आवर्स 2.24 के हिसाब से, तो 172,468। तो अंडर अब्जॉर्प्शन शो हो रही है कि आपने जो है अंडर अब्जॉर्ब किया है 4065 से। अब ये जी 7.94 और ये 3.5 और ये 2.24 कहाँ से आ रहे हैं? ये आ रहा है, अल्लाह भला करे आपका, यहाँ से। जी अब्जॉर्प्शन रेट्स पूछा गया है, और अब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला हमने यहीं पे ही सीखा, जी एस्टिमेटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। तो वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया, एस्टिमेटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल 7.94, 63,000 डिवाइड बाय 18,000 3.5, 46,592 डिवाइड बाय 20,800 2.24। अब्जॉर्प्शन रेट्स निकालिए। अब इसी अब्जॉर्प्शन रेट को हमने क्या किया, एक्चुअल जो हमें यहाँ पे आवर्स बताए गए उससे हमने मल्टीप्लाई कर लिया। जी ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आया, और ये ऊपर क्वेश्चन में ही गिवन था, इन दोनों को कंपेयर किया 4064। जी ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। रीजंस फॉर अंडर और ओवर अब्जॉर्प्शन ये आप देख लीजिएगा, हम ऑलरेडी डिस्कशन में ला चुके हैं चीजें। ये सम आपने खुद से ट्राई करना है घर पे, और हम यहाँ तक पॉज कर रहे हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मैं चाहती हूँ आप थॉरली रिवाइज करके आए। इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि डायरेक्ट मेथड ही नहीं बल्कि स्टेप डाउन मेथड एंड जो रेसिप्रोकल मेथड है उसको भी थोड़ा सा ओवरव्यू करके आए F2 के सिलेबस से। ठीक है, तो ताकि आपको रिफ्रेश हो जाए कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या क्या चीजें थी और क्या क्या चीजें हैं, बिकॉज वो बेस है, उसी के ऊपर आगे हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्ड होंगे। सही। ठीक है आलिया, आज की क्लास हम यहीं तक रख रहे हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी, जो कि हमारी कब है, फ्राइडे को, राइट। तो जी मीनवाइल जी आपने क्या करना है, इस चैप्टर को गो थ्रू करना है। अब इसमें से मार्जिनल कॉस्टिंग रहता है, मार्जिनल कॉस्टिंग भी अगर मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊं, इट्स वेरी इजी एंड यू रिमेम्बर, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू कंट्रीब्यूशन, और जी फिक्स्ड कॉस्ट को हम अलहदा से डील करते हैं। ठीक है, जी पी मार्जिनल कॉस्टिंग में कंट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा रोल है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग भी आप ये खुद से देख सकते हो, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, ब्रॉड फॉरवर्ड नॉलेज ही है, और इसका यहाँ पे सम भी जी गिवन है, तो उसको आप जरूर अच्छे से देख लेना, और अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर मुझसे पूछ लेना। सही है। अगर हम इसको हम सिंपली एक मिनट देख रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग कंपेयर, इसको अगर हम कंपेयर करें तो इसकी तीन बहुत अहम स्टेटमेंट्स हैं जो हमें F2 में भी कहा गया था कि याद कर लें, और वो क्या था, जी इफ इन्वेंट्री इज इंक्रीजिंग then absorption costing is more than marginal costing profit. जी ACP is more than MCP. If inventory level is decreasing, then ACP is less than MCP. And if inventory level is constant, then ACP is equals to MCP. जी ये बहुत अहम नुक्ते थे जो यहाँ पे लिखे हैं, और इसी की बेस में काफी सारे सवाल F2 में आते हैं। नाउ मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, भैया कौन सा यूज करें, कौन सा ज्यादा बेहतर है, तो इट डिपेंड्स फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस कि किस बिजनेस पे क्या चीज सूट कर रही है। कुछ बिजनेसेस को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ज्यादा सूट करती है, कुछ बिजनेस को मार्जिनल कॉस्टिंग सूट करती है। इसमें जितने भी एग्जांपल सम्स हैं एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग के, आलिया मैं चाहूंगी कि आप ये थ्रू आउट द वीक इन तमाम सम्स को करें, एक्सप्लोर करें, और मेक श्योर दैट यू आर वेल फेमिलियर विद एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसमें कोई एज सच मैं नहीं समझती कोई चीज रह गई है। अगर आपको लग रहा है कि जी मुझे ये चीज नहीं समझ आ रही या ये टॉपिक मुझे और क्लैरिटी चाहिए, तो आप बिल्कुल मुझसे अगली क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, या अभी भी ठीक है। अगर आपको कुछ समझ आ रहा है पूछना तो आप पूछ लें।
नहीं नहीं ठीक है, यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट स्टेटमेंट्स के थ्रू भी एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल का डिफरेंस समझाया हुआ है कि अगर मार्जिनल कॉस्टिंग कोई कंपनी फॉलो कर रही है तो उसका प्रॉफिट स्टेटमेंट कैसा शो करेगा। सेल्स है, ओपनिंग इन्वेंट्री है, वेरिएबल प्रोडक्शन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन आ रहे हैं, और कंट्रीब्यूशन के बाद जी फिर इन्होंने फिक्स कॉस्ट अलहदा से करके फिर नेट प्रॉफिट निकाला है। वेराज एब्जॉर्प्शन जी कॉस्टिंग में क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में यहीं पर ही फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड जी और वेरिएबल एज अ दोनों पीरियड शामिल कॉस्ट है। बिल्कुल, जी तो यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन का जिक्र नहीं है, डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट है, फिर सेलिंग एंड सो ऑन एक्सपेंसेस हैं, एंड देन फिक्स कॉस्ट है, नेट प्रॉफिट। सही ठीक है जी, चलिए आगे आज की क्लास यहीं तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। तो ये पूरा हफ्ता आपके पास है कि आप इस चैप्टर को गो थ्रू करें, रिव्यू करें, थॉरली इसको रिवाइज करें। फिर हम अगले अपने जो सही F5 के टॉपिक्स हैं उसकी तरफ मूव करेंगे, जिसमें से सबसे अहम टॉपिक है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। ठीक है, जी चलो, जी जी थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज। हाफिज